हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 टूरिज्म का जो आपका वन शॉट है, यानी आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लो, वन शॉट कह लो, कुछ भी कह सकते हो, तो ये हम डिस्कस करेंगे। इसको बेटा हम जो आप कई सारे बच्चे कमेंट करे जाते, कई सारे क्या सभी बच्चे कमेंट करते कि प्लीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो लाई जाए या फिर वन शॉट की वीडियो लाई जाए जिसके अंदर सभी यूनिट्स को एक्सप्लेन किया जाए। तो देखो, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर आठों की आठों यूनिट हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप भी जानते हो काफी लेंदी है यूनिट्स, तो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसकी वजह से मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको डिवाइड किया है। तो आज हम पार्ट 1 देखेंगे जिसके अंदर हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे वो सभी डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो से बाहर आप समझ लो कि कुछ भी नहीं आना आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने क्वेश्चन 1 को, जो कि यूनिट 1 से होगा, ठीक है। तो यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, ऐसे यूनिट 2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी सीरियल वाइज हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट्स लगे, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो यूनिट 1 जो कि आपका है इंट्रोडक्शन टू ट्रैवल एंड टूर ऑपरेशन बिजनेस, इसके सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट ही पैराग्राफ से बनता है आपकी बुक के, आपकी जो यूनिट 1 है उसके अंदर से, कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस। तो सबसे पहले ये देखो कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या होगा, आपसे सीधा पूछ लेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ ट्रैवल इंडस्ट्री का, ट्रैवल बिजनेस का, कुछ भी, यानी ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आप यही आंसर लिख के आओगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, इसी यही सेम आंसर उसका होगा कि एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस क्या है। यानी एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कैसे उदय हुई, कोई चीज कैसे डेवलप हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, उस चीज के बारे में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे पूछे या एवोल्यूशन पूछे, दोनों का आंसर आपको एक ही लिख के आना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को, कि आंसर क्या और कैसे एग्जाम में लिख के आना है आपको, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस है, या फिर आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ट्रैवल इंडस्ट्री कह लो, ट्रैवल ट्रेड कह लो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एवोल्यूशन लिख दिया है। आप इसको जब आपके एग्जाम में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा जाएगा तो आप हेडिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डालना, ठीक है। और देखो, जब भी आप आंसर स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके बारे में से छोटी सी हेडिंग बना देना, सब हेडिंग जिसे कहते हैं वो बना देना। इसके बाद आप अपने जो की पॉइंट्स होंगे उसको लिखना, ठीक है। आंसर की पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि टूरिज्म के पेपर है, की पॉइंट्स में होंगे तो टीचर तुरंत देखेगा और चेक करके आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके इस पूरे आंसर्स को मैंने 7 पॉइंट्स में डिस्कस किया है, तो धीरे धीरे करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है द यूज ऑफ टर्म ट्रेड, ट्रैवल ट्रेड डेट्स बैक फ्रॉम द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी। यानी ये जो टर्म था ना ट्रैवल ट्रेड, यानी सबसे पहले आप अपने वर्ड को डिफाइन करोगे कि ट्रैवल ट्रेड जो वर्ड था वो 19th सेंचुरी के शुरुआती साल, यानी अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी में, शुरुआती सालों में 19th सेंचुरी के में आया था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी आप ऐसे मान सकते हो कि 18th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक का, 19th ईयर तक का जितने भी साल आए होंगे ना इनके बीच के, उसको 19th सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में कम से कम 100 साल होंगे, तो इन 100 साल के अंदर जो शुरुआती साल थे ना, उसके अंदर ये वर्ड आया था ट्रैवल ट्रेड, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब सेकंड पॉइंट आपका आता है 1670 द ग्रैंड टूर कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड। यानी 1670 के अंदर जो आपका ग्रैंड टूर कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ था। ग्रैंड टूर कॉन्सेप्ट जो था बेटा, एक ऐसा टूर कॉन्सेप्ट था जो कि लोगों के लिए, ट्रैवल के लिए आया था, ठीक है। ये पहली बार देखा गया कि टूर जो है वो क्या होता है और कैसे कैसे लोग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो टूर, ग्रैंड टूर कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट आया था वो बेसिकली सबसे पहले एजुकेशनल पर्पसेस के लिए आया था। अब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए क्यों आया था, देखो आज के जमाने में हम क्या करते हैं कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमने लेजर टाइम को बिताने के लिए करते हैं, ठीक है। बट पहले के लोग क्या करते थे, वो उनके पास लेजर टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। वो क्या करते थे कि मान लो किसी को बिजनेस करना है तो वो फिर जा रहा है ट्रैवल करके दूसरे देश में, ठीक है। या फिर किसी को पढ़ाई करनी है अच्छी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो इसलिए जा रहे हैं। तो यही पर्पस होते थे पहले। पहले के जमाने में ये नहीं होता था कि हमारे पास टाइम है, आज हॉलीडे के टाइम्स चल रहे हैं तो चलो अमेरिका चल लेते हैं या फिर न्यूजीलैंड चल लेते हैं, इन सारी जगहों पे चले जाते हैं। तो पहले ऐसे नहीं होता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया अनदर मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1730। यानी इसी ग्रैंड टूर कॉन्सेप्ट के अंदर जो अनदर मेजर डेवलपमेंट हुआ था वो 1730 के अंदर था, ठीक है। आपका थर्ड पॉइंट है हेल्थ एक्सपर्ट सजेस्टेड दैट सी वाटर इज फाउंड टू बी वेरी यूजफुल टू क्योर मेनी डिसीजेस। यानी इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये जो सी वाटर होता है ना, यानी समुद्र का जो पानी होता है, वो कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि हरियाली हो, पानी हो, ये सारी जगह जहाँ पे भी होती है हमारा माइंड काफी पीसफुल हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो इसलिए वो हमारे कई सारे डिसीजेस को भी ठीक करने में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। इसके बाद बताया गया द रिजल्ट वॉज मेनी रिजॉर्ट्स अराउंड द
English coast were established to attract visitors seeking to cure themselves by sea water। यानी यहाँ पर बताया गया कि इसके रिजल्ट क्या हुआ, जब हेल्थ एक्सपर्ट्स ने सारी बातें कही तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कई सारे जो रिजॉर्ट्स थे ना वो सी वाटर के पास बनने लग गए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि विजिटर्स जो आते थे वो जिसको कोई बीमारी होती थी या फिर जिसको पीस चाहिए होता था वो क्या करते थे, वो रिजॉर्ट्स में जाना शुरू कर देते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो टूर था, जो ट्रैवल था, वो काफी ज्यादा प्रमोट होने लग गया। ठीक है, फिर लोग घूमने के पर्पज से ट्रैवल करने लग गए। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर आता है इन 1815 सी बोट सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस फ्रॉम लंडन टू ग्रेसलैंड। यानी यहाँ पे बताया गया कि 1815 के अंदर जो स्टीम बोट सर्विसेज थी वो इंट्रोड्यूस हुई पहली बार। ठीक है, लंदन से लेकर ग्रेसलैंड के बीच में, ये चीज आपको याद करनी है। उसके बाद ये है कि वन इफेक्ट ऑफ डिपार्टमेंट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पियर इन ऑल मेजर रिजॉर्ट्स टू एकोमोडेट द वेसल्स ऑन देयर अराउंड। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि जो रिजॉर्ट्स होते हैं उन्होंने चाहा कि अच्छे से यहाँ पर क्या हो कि लोग आ सके जा सके, इस चीज के लिए उन्हें अपने रिजॉर्ट्स के पास कई सारे वेसल्स बनाने शुरू कर दिए, वेसल्स लाने शुरू कर दिए, जिससे लोग जो है ट्रैवल आसानी से कर सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का कमेंट के अंदर कि मैम आपने फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स के बारे में नहीं बताया। फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स जो है वो आई थिंक जो आपकी 4th यूनिट है ना उसके अंदर बताया गया है, और बाकी यहाँ से भी कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके रिजॉर्ट्स होते हैं ना बेटा, वो आपके मान लो कोई जंगल एरिया है वहां पे भी बन सकता है। ठीक है, जहां पे भी आप देखोगे ना अट्रैक्शन पॉइंट है वहां पे आपके रिजॉर्ट्स बनते हैं, या फिर सी वाटर है वहां पे आपके रिजॉर्ट्स बनेंगे ऐसे। ठीक है, और रिजॉर्ट्स दूसरे एक रिजॉर्ट्स होते हैं फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स। फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स वो होते हैं जो कि आपके समुद्र के अंदर होते हैं। जैसे आप देखोगे शिप्स, शिप्स के अंदर आप देखोगे कि कई बहुत बड़ा सा रिजॉर्ट्स बना देते हैं शिप के अंदर ही। ठीक है, एक रिजॉर्ट का फॉर्म दे देते हैं, तो उसको हम फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स कहते हैं। ठीक है, वो पानी के पास नहीं होते, पानी के पास जो होते हैं ना वो भी रिजॉर्ट से कहलाते हैं, पर जो पानी के अंदर होते हैं ना, फ्लोट कर रहे होते हैं, एक शिप की तरह होते हैं, वो आपके फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत लाना रिजॉर्ट्स और फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स के अंदर। फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स वो होते हैं जो समुद्र के अंदर होते हैं, और रिजॉर्ट्स आपके लैंड एरिया पे भी हो सकते हैं, और बाकी आपके जो सी एरिया है वहां पे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपका आता है 1813 द यूरोपियन कल्चरल सेंटर्स वर ओपन टू ब्रिटिश ट्रैवलर्स। अब देखो धीरे धीरे आप देखते जा रहे हो कि पहले एजुकेशनल पर्पज से हुआ, फिर लोगों ने अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए रिजॉर्ट्स में जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि स्टीम बोट सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है लंदन से ग्रेसलैंड के अंदर। अब 1830 के अंदर क्या होता है, जो यूरोपियन कल्चरल सेंटर्स है वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं। किसके लिए? ब्रिटिश ट्रैवलर्स के लिए। यानी ब्रिटिश ट्रैवलर्स जो होते हैं उनके लिए यूरोपियन कल्चरल सेंटर्स जो होते हैं वो ओपन होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद इसी साल में 1930 के अंदर ही द रेल लिंक वाज इंट्रोड्यूस बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर। यानी रेल लिंक जो होगा, यानी रेलगाड़ी का जो कह सकते हो आप ट्रैक होगा, वो इंट्रोड्यूस हुआ लिवरपूल से लेकर मैनचेस्टर तक। ठीक है, इससे आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो एमसीक्यूज वाली वीडियो में भी मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर रखा है, वहां से आप देख लेना। बाकी उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगी। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी ये जो वीडियो है ना इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको जितनी भी पीडीएफ्स होगी ना इसकी मान लो, या फिर आपकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो सब कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो टेलीग्राम भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपका 7th पॉइंट आता है इन 1838 Peninsular and Oriental Steam Company introduced steamship services to India and the Far East। यानी यहाँ पे बताया गया 1838 के अंदर पेनिनसुलर और ओरिएंटल स्टीम कंपनी जो थी उन्होंने स्टीम शिप की सर्विसेज स्टार्ट की थी इंडिया से लेकर फार ईस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये याद करना है। तो इतना सा ही था बस आपका एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल ट्रेड, ट्रैवल बिजनेस, और जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था ट्रैवल ट्रेड का, बस इतना से लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन आता है थॉमस कुक। थॉमस कुक के बारे में तो आपको वैसे ही बहुत कुछ पता होगा, 9 से पढ़ते आए हो इनके बारे में, अब 12th में आ गए हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और जो नहीं होगा वो इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक पूरे इसी पेज के अंदर मैंने आपको सब कुछ थॉमस कुक के बारे में बता दिया है। ये मैंने माइंड मैप पे इसलिए बनाया है क्योंकि देखो आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप अच्छे से एक एक पेज या फिर अच्छे से याद करो एक एक लाइन, तो ऐसा भी नहीं है। जितना एग्जाम में पूछा जाएगा उतना याद करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर कम चांसेस है इस क्वेश्चन के, पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे एवोल्यूशन वाला आया था तो उसमें भी ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वो तब आप इसको ऐड कर सकते हो वहां पे भी, क्योंकि थॉमस कुक का भी बहुत ज्यादा रोल था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर, तो वहां पर भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो देखते हैं इनका क्या की रोल था ट्रैवल बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर आता है थॉमस कुक। तो थॉमस कुक के बारे में आप बता रखा है कि ही प्लेड अ की रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस। ये इन्होंने अपने ट्रैवल बिजनेस के एवोल्यूशन में काफी बड़ा एक की रोल प्ले किया था। अब क्या रोल्स इन्हें प्ले करे थे वो सब मैंने इसके अंदर इस पूरे माइंड मैप में आपको बता रखा है। तो पहला आपका आता है अ फॉर्चुनेट डे केम इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल ट्रेड इन 1841 थॉमस कुक एज सेक्रेटरी ऑफ द साउथ मिडलैंड टेम्परेस एसोसिएशन। यानी यहाँ पे बताया गया है कि 1841 में ट्रैवल ट्रेड की हिस्ट्री के अंदर एक फॉर्चुनेट डे आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि थॉमस कुक जो थे ना वो साउथ मिडलैंड टेम्परेस एसोसिएशन के सेक्रेटरी बन गए थे। ठीक है, तो ये उनकी हुई पहला पड़ाव कि थॉमस कुक के क्या कैसे फॉर्चुनेट डे आया ट्रैवल बिजनेस के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है
दे ऑर्गेनाइज अ ट्रिप बाय ट्रेन फॉर 570 मेंबर्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 22 माइल्स। यानी यहाँ पे बता रखा है कि इन्होंने ना क्या करा कि इनकी एक पूरी स्टोरी है, पता है। देखो यहाँ पर ये क्या करते हैं ना कि जब ये सेक्रेटरी बनते हैं तो उसके बाद ये 570 लोगों मेंबर्स की एक ट्रेन की ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका डिस्टेंस 22 माइल्स का होता है। अब ये क्या करते हैं, पहले ना टिकट्स देते हैं लोगों को, तो टिकट सबको देते हैं, पर वो वहां पे देखते हैं कि इनको तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो टिकट खरीद रहे हैं और सीधा लोगों को दे रहे हैं। तो इनने ये क्या सोचा कि ऐसे ये इसको एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। फिर इन्होंने क्या करा ना कि इन टिकट्स को रेलवे स्टेशन से खरीदा और कमीशन लगा के लोगों को बेचना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, कमीशन से जो प्रॉफिट उनको मिला ना, इससे उनको काफी ज्यादा फायदा होने लग गया। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपनी एक कंपनी खोली। ये सारी चीजें करके थॉमस कुक जो थे, इन्होंने एक बहुत बड़ा अपना जो ट्रैवल बिजनेस था उसमें एक की रोल प्ले किया था। तो अब पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड, जैसे आपको पता है कि 570 मेंबर्स की इन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी जो कि 22 माइल्स का डिस्टेंस जो था वो कवर करती थी। इसके बाद है ही बॉट अ ट्रेन टिकट्स इन बल्क एंड सोल्ड देम बैक टू बैक फॉर ऑल द मेंबर्स। यानी इसमें यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने जो टिकट्स थी ना वो बल्क में खरीदी और उसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी मेंबर्स को वो बेचनी शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, देन एवरीवन वाज हैप्पी, सब लोग खुश हुए, बट ही नेवर गॉट अ प्रॉफिट। बट उनको कोई प्रॉफिट प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, थॉमस कुक को कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला। सो ही बिकेम हिज थॉट इनटू अ बिजनेस ऑन ट्रैवल एंड टूर। तो इन्होंने इस थॉट को एक बिजनेस का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इन्होंने क्या सोचा ना कि इनको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, फिर इन्होंने क्या करा ना कि बल्क में दोबारा से ट्रेन से जो थी ट्रेन टिकट्स जो थी वो खरीदी और उसके बाद लोगों को कमीशन के साथ बेचनी शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद देन इन 1845 ही सेटअप दी ट्रेवल एजेंसी। फिर इन्होंने 1845 के अंदर एक ट्रेवल एजेंसी जो थी वो सेटअप की। उसके बाद देन ही इज नॉन एज अ फादर ऑफ द ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। यानी उसके बाद ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस के फादर कहलाने लग गए, ठीक है। तो ये एमसीक्यू पक्का आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जरूर पूछते हैं कि फादर ऑफ ट्रैवल एजेंसी बिजनेस कौन है, तो वहां पर आपको लिखना है थॉमस कुक, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और नहीं भी है, इसलिए क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, या फिर आप जब एवोल्यूशन वाला अपना लिखोगे तो वहां पर ये एड ऑन कर सकते हो। का थर्ड क्वेश्चन आता है कॉक्स एंड किंग। यानी यहाँ पर सिर्फ मैंने कॉक्स एंड किंग इसलिए लिखा है कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको कॉक्स एंड किंग दिख रहा है तो वहां पर आपको यही बात लिख के आनी है, ठीक है। ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी कि आपको ट्रैवल इंडस्ट्री दिख रही हो, ये दिख रही हो, वो दिख रही हो, तब लिख के आना। आपको जहां भी कॉक्स एंड किंग दिख जाता है आप वहां लिख के आओगे, ये आंसर जो है वो लिख के आना है वहां पे आपको, ठीक है। बाकी जो आपका ट्रैवल बिजनेस का जो या ट्रैवल ट्रेड का जो आपका एवोल्यूशन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वहां पे भी आप ये एड ऑन कर सकते हो कॉक्स एंड किंग के बारे में और थॉमस कुक के बारे में भी, ठीक है। अगर वो लॉन्ग में नहीं आता है क्वेश्चन तो फिर आप उतने पे उसको स्किप करके आना, उतने पे छोड़ के आना। पर आपका अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको फिर ये कॉक्स एंड किंग और थॉमस कुक भी उसमें एड ऑन करना है, ठीक है। तो अब इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है कॉक्स एंड किंग वाज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट ट्रैवल कंपनी इन द वर्ल्ड। यानी कॉक्स एंड किंग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ से भी एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। जब मैंने एमसीक्यू वीडियो बनाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे पुरानी और सबसे लार्जेस्ट ट्रैवल कंपनी जो होती है वो हम थॉमस कुक की बता के आ जाते हैं, पर वो नहीं होगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पर आपका कॉक्स एंड किंग होगा, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट आपका आता है द कॉक्स एंड किंग कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1758। यानी 1758 के अंदर कॉक्स एंड किंग कंपनी जो थी वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। इसके बाद आपका आता है थर्ड पॉइंट रिचार्ड कॉक्स इनिशिएटेड कॉक्स एंड किंग कंपनी। यानी जो रिचार्ड कॉक्स थे ना उन्होंने कॉक्स एंड किंग कंपनी को इनिशिएट किया था यानी डेवलप किया था। तो रिचार्ड कॉक्स इनके नाम से इस कंपनी का नाम पड़ गया कॉक्स एंड किंग, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आपका आता है एट फर्स्ट रिचार्ड कॉक्स अपॉइंटेड एज द रेजिमेंटल एजेंट एट द फूड गार्ड्स लेटर ग्रेनाडियर गार्ड्स बाय लॉर्ड लिगोनियर ड्यूरिंग द फ्रेंच एंड अमेरिकन वॉर। तो यहाँ पर आपको बता रही है कि सबसे पहले जो रिचार्ड कॉक्स थे ना उनको एक रेजिमेंटल एजेंट के रूप में फूड गार्ड्स के अंदर उनको एक रेजिमेंटल एजेंट्स के रूप में चुना गया था, अपॉइंट किया गया था। उसके बाद ग्रेनेडियर गार्ड्स के द्वारा इन्हें एक लॉर्ड लिगोनियर बनाया गया फ्रेंच और अमेरिकन वॉर के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका रिचार्ड कॉक्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया गया आपको। तो अब देखते हैं इसके जो आगे के पॉइंट्स है जो आपको अपने आंसर में एड ऑन करने हैं वो। अब यहाँ पर आपके बता रखा है कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी द कंपनी एक्टेड एज द एजेंट फॉर 14 कैलेवरी रेजिमेंट्स, 64 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स एंड 17 मिलिटिया रेजिमेंट्स फाइनली बिकेम द लार्जेस्ट मिलिट्री एजेंट फॉर द आर्मी। तो यहाँ पर बताया गया है कि 18th सेंचुरी के समय में जो एक कंपनी थी ना कॉक्स एंड किंग, इसने 14 कैलेवरी रेजिमेंट्स, 64 इन्फेंट्री रेजिमेंट्स और 17 मिलिट्री रेजिमेंट्स के लिए एजेंट के रूप में काम किया था। और ये उस समय सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री एजेंट जो थी आर्मी के लिए बन चुकी थी, ठीक है। इसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप विद द ड्रमंड फैमिली द कंपनी वंस इन्वॉल्व द बैंकिंग सेक्टर। यानी कॉक्स एंड किंग ने पार्टनरशिप की थी ड्रमंड फैमिली के साथ और ये जो कंपनी थी इसके बाद ये पहली बारी बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हुई थी ड्रमंड फैमिली के साथ, ठीक है।
इसके बाद आपका आता है इन 1922 द कंपनी मर्ज्ड विद द हेनरी एस किंग बैंक एंड ऑल्दो द बैंकिंग बिजनेस वाज सॉल्ड द पोल मोल बिल्डिंग वाज ओपन एज कॉक्स एंड किंग ब्रांच। यानी यहाँ पर बताया गया है कि 1922 के अंदर ये जो कंपनी थी ये हेनरी एस किंग बैंक के साथ मर्ज हो गई थी और फिर ये एक बैंकिंग बिजनेस के रूप में बिक गई थी, ठीक है। और फिर क्या होता, पॉल मॉल बिल्डिंग जो थी वो कॉक्स एंड किंग ब्रांच की जगह पे आ गई थी, ठीक है। यानी इसका जो अस्तित्व था या फिर ये जो कंपनी थी ये पूरी खत्म हो चुकी थी हेनरी एस किंग बैंक के साथ मर्ज होने के बाद, ठीक है। तो ये था आपका कॉक्स एंड किंग, जिसके बारे में हमने सभी जो पॉइंट्स थे उसमें डिस्कस किया कि कॉक्स एंड किंग क्या था। आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डिफाइन ट्रैवल एजेंसी देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। यानी यहाँ पर आपसे पूछा है एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन तीन क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया है कि ट्रैवल एजेंसी को डिफाइन करो, उसके टाइप्स बताओ और उसके फंक्शंस बताओ, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा सा घुमाएंगे आपको। वो बोलेंगे कि राम और सिया जो है वो एक ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम करते हैं। अब वो ट्रैवल एजेंसी क्या है, ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, ठीक है, वहां पे जो काम कर रहे हैं वो क्या चीज है, ऐसे पूछ लेंगे। या फिर आपसे पूछेंगे कि उस ट्रैवल एजेंसी में जो वो काम कर रहे हैं उसके कौन कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, ये पूछ लेंगे। या फिर आपसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर कि ट्रैवल एजेंसी के अंदर राम और सिया जो है वो क्या काम करे, ठीक है। यहाँ पर राम सिया ही नहीं आएगा, आपके हर जो क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। जो भी नाम होगा वो आपको वहां पर दिख जाएगा एग्जाम के अंदर, कोई भी नाम आ सकता है। और वहां पर आपसे सीधा पूछ लेंगे कि ट्रैवल एजेंसी के फंक्शंस क्या है, यानी ट्रैवल एजेंसी के अंदर वो दो लोग क्या काम कर रहे हैं या फिर वो क्या काम कर रहे हैं ट्रैवल एजेंसी के अंदर, क्या फंक्शन है ट्रैवल एजेंसी का। तो ये आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रैवल एजेंसी क्या है। तो यहाँ पर बोला गया ट्रैवल एजेंसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द टूरिज्म। यानी टूरिज्म के अंदर जो ट्रैवल एजेंसी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड क्रिटिकल रोल। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये रूल नहीं है, ये क्रिटिकल रोल है, ठीक है, ये रोल है क्रिटिकल। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये काफी ज्यादा क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती है ट्रैवल एजेंसी। फिर आता है आपका अ ट्रैवल एजेंसी इज अ कंपनी और डिपार्टमेंट दैट मेक्स ट्रैवल अरेंजमेंट्स फॉर पीपल। यानी ट्रैवल एजेंसी जो होती है एक ऐसी कंपनी और डिपार्टमेंट होता है जो कि लोगों के लिए ट्रैवल अरेंजमेंट्स करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका है ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द टूरिस्ट पैकेजेस एंड प्रोसेसेस ऑल द अट्रैक्शन एमेनिटीज एंड एंसिलरी सर्विसेज ऑफ अ कंट्री एंड द प्रेजेंट्स देम टू टूरिज्म। यानी यहाँ पर बोला है कि आपसे कि ट्रैवल एजेंसीज जो होती है ना वो लोगों को टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है उनके टूर से रिलेटेड, उनको पैकेजेस देती है ना, सारे जो भी प्रोसेसेस होते हैं अट्रैक्शन से जुड़े, एमेनिटीज से जुड़े, एंसिलरी सर्विसेज से जुड़े, ये सब कुछ उन्हें देती है, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे होंगे ना, एंसिलरी सर्विसेज, अट्रैक्शन, एमेनिटीज, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में अच्छे से बता रखा था कि क्या होता है। देखो अट्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो जैसे ताजमहल है तो वो अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा अट्रैक्शन जाता है, जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं मेन पर्पस के लिए, जो डेस्टिनेशन पे हम जा रहे हैं उसको हम अट्रैक्शन कहते हैं। एमेनिटीज वो होती है, मान लो आपको हेल्थ सर्विसेज दी जाएगी, मान लो आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो ट्रैवल पे जा रहा है बट उसकी जो तबियत है वो खराब रहती है कभी ना कभी, है ना। तो जैसे मान लो कि वो अस्थमा का पेशेंट है, तो अस्थमा का पेशेंट जरूरी थोड़ा ना कि उसको मतलब टाइम फिक्स होगा कि कब उसको अटैक आता है या कब उसको अस्थमा अटैक आता है, ठीक है, उसका कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए जो हेल्थ सर्विसेज होगी वो अमेनिटीज के अंदर दी जाएगी। उसके बाद एंसिलरी सर्विसेज यानी और जो एडिशनल सर्विसेज होती है वो जो दी जाती है किसी भी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा, तो वो सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये काम होता है, ये ट्रैवल एजेंसी होती है असल में कि ट्रैवल एजेंसी जिसे हम कहते हैं। तो जब भी डिफाइन करने के लिए आएगा ट्रैवल एजेंसी को, आप इसे डिफाइन कर सकते हो। और साथ में डिफाइन करते समय ना अगर एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि डिफाइन करो ट्रैवल एजेंसी को, तो आप ये सब लिख देना, उसके बाद उसके टाइप्स भी बता देना, ठीक है। तो इससे जो आपका आंसर है और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो आपकी ट्रैवल एजेंसी है उसके फंक्शंस के बारे में कि वो कौन कौन से काम होते हैं ट्रैवल एजेंसी के अंदर, ठीक है। अब आता है आपका ट्रैवल एजेंसी के फंक्शंस, यानी ट्रैवल एजेंसी कौन कौन से काम करती है, क्या उसके काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका आता है एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द प्रिंसिपल सप्लायर्स। यानी यहाँ पे बताया कि एक इंपॉर्टेंट लिंक बनाता है क्लाइंट्स के अंदर, यानी कस्टमर, टूरिस्ट, जो भी कह लो, उनके अंदर, उनके साथ, और एक सप्लायर जो कि आपको सामान को बेचेगा, ट्रैवल एजेंसी इन दोनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक बनाता है, ठीक है। सेकंड आपका है इमेज बिल्डर, यानी ट्रैवल एजेंसी जो होता है इमेज बिल्डर होता है, ठीक है। थर्ड आपका है इंश्योर्स रैपिड ट्रैवल सर्विसेज, यानी ये तुरंत ट्रैवल सर्विसेज देता है लोगों को, यानी अगर उनको कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत तुरंत वो उसके सॉल्यूशंस, उसके जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को। फोर्थ आपका है प्रोवाइडर ऑफ ऑथेंटिक एंड रिलेबल ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, यानी ऑथेंटिक और रियल जो इन्फॉर्मेशन होगी ट्रैवल से जुड़ी वो टूरिस्ट को प्रोवाइड करता है। फिफ्थ इसका है सोशल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी एक सोशल और कंटिन्यूस प्रोसेस करता रहता है ट्रैवल एजेंसी। इसके बाद आपका सिक्स आता है एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड वेंडर्स, यानी जो सामान को बेचता है वो और जो क्लाइंट्स हो गए उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करता है ट्रैवल एजेंसी, ठीक है। इसके बाद बता रखा है ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू टूरिस्ट, यानी कौन कौन से फैसिलिटीज जो है वो टूरिस्ट को प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यानी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो टूरिस्ट को। टिकटर्स, यानी टिकट्स प्रोवाइड करता है टूरिस्ट को। पैकेज टूर देता है जिसके अंदर टिकट ले लो, एकोमोडेशन, अट्रैक्शन, एमिनिटीज सब कुछ आ जाता है, ठीक है, पैकेज टूर के अंदर, तो वो प्रोवाइड करते हैं। माइस, यानी मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस
डिफरेंस है एक्सपोजिशन, ये मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है आपको क्या होता है माइस। तो ये ट्रैवल एजेंसी जो है वो प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। तो ये थे, बात करते हैं अपने ट्रैवल एजेंसी के टाइप्स को, कि ट्रैवल एजेंसी के कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी, यानी ट्रैवल एजेंसी के दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है आपका रिटेल ट्रैवल एजेंसी, दूसरा आपका होता है होलसेल ट्रैवल एजेंसी। तो रिटेल ट्रैवल एजेंसी को पहले समझते हैं। पहले मैं आपको छोटा छोटा बता देती हूँ कि क्या होता है। तो रिटेल ट्रैवल एजेंसी का मतलब होता है जब कोई सामान एक या दो करके बेचा जा रहा हो। होलसेल का मतलब होता है जब कोई सामान बल्क में बेचा जा रहा हो, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं डेफिनेशन से। तो यहाँ पर बताया गया रिटेल ट्रैवल एजेंसी सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द पब्लिक ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोडक्ट सप्लायर एंड इट रिटर्न्स गेट कमीशन। यानी यहाँ पे बता रखा है कि रिटेल ट्रैवल एजेंसी क्या करती है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसे डायरेक्टली पब्लिक को सेल कर देते हैं सप्लायर्स के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद अपनी कमीशन जो होते हैं उसे अर्न कर लेते हैं। इसके बाद बता रखा है द मेन ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑल रिटेल ट्रैवल एजेंसी इज अ कमीशन रिसीव फ्रॉम द वेंडर्स। यानी आपको पता है ट्रैवल एजेंसी की तनख्वाह उन्हें कहाँ से मिलती है, उनको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है असली, वो उनको कमीशन से ही प्राप्त होता है, ठीक है। यानी वो जो कमीशन वो लेते हैं ना सप्लायर से, कस्टमर से, वही उनकी असली कमाई होती है। इसके बाद यहाँ पर आता है होलसेल ट्रैवल एजेंसी। तो होलसेल ट्रैवल एजेंसी को जानते हैं कि ये क्या होता है। यहाँ पे बता रखा है द होलसेल ट्रैवल एजेंसी परचेज टूरिस्ट प्रोडक्ट्स इन बल्क एंड डिजाइन पैकेज टूर्स। यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि होलसेल का मतलब होता है कोई भी चीज बल्क में खरीदना। तो ट्रैवल एजेंसी जो होती है होलसेल ट्रैवल एजेंसी, वो बल्क में टूरिज्म प्रोडक्ट्स को खरीदती है, उसके बाद उसे डिजाइन करती है एक पैकेज टूर के अंदर, यानी एक पूरा पैकेज टूर बना देगी। उसके अंदर आपके सारे सर्विसेज भी दे दी जाएगी, आपको टिकट्स भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, ठीक है, जो भी आपके टूर से रिलेटेड होगी। तो एक पूरा पैकेज बना के देते हैं, ठीक है। डायरेक्टली उसे जो सप्लायर है वो नहीं सेल करेगा, ट्रैवल एजेंसी सेल करेगी उसको डिजाइन करके। उसके बाद आता है जनरली अ होलसेल रिसीव्स वॉल्यूम डिस्काउंट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल सप्लायर्स, दैट्स हाउ इट जनरेट प्रॉफिट। अब रिटेल में क्या होता था कि कमीशन से प्रॉफिट लेते थे वो लोग। अब होलसेल ट्रैवल एजेंसी क्या करती है कि वो जब सप्लायर से खरीदती है ना सामान, तो वहां वो काफी ज्यादा डिस्काउंट में खरीद लेती है उसको, क्योंकि बल्क में ले रही है। बल्क में आप मान लो एक रजिस्टर का पैकेट लेके आओगे तो वो आपको सस्ते में पड़ेगा, आप एक एक करके लेके आओगे तो महंगे में पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी जब टूरिस्ट प्रोडक्ट्स लेती है बल्क में, तो उसको काफी ज्यादा वॉल्यूम में डिस्काउंट मिल जाता है सप्लायर से, ठीक है। तो यहाँ से वो अपना जो प्रॉफिट होती है उसको जनरेट करती है। तो ये था आपका रिटेल ट्रैवल एजेंसी और होलसेल ट्रैवल एजेंसी, जो कि ट्रैवल एजेंसी के टाइप्स थे। तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चंस बताए गए। ट्रैवल एजेंसी क्या होती है, इसके बाद सेकंड आपका बताया गया उसके फंक्शंस, और थर्ड आपका है ट्रैवल एजेंसी के टाइप्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाना, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा ये वाला, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने जो 5th क्वेश्चन है उसकी। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि डिफाइन टूर ऑपरेटर, देयर टाइप्स एंड फंक्शंस। तो यहाँ देखो टूर ऑपरेटर के ना फंक्शंस ऐसे नहीं पूछते हैं। जब आपको डिफरेंस बिटवीन आएगा ना क्वेश्चन में, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये जो मैंने बता रखा है ना, इसके अंदर ही इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसके ऐसे कुछ प्रॉपर फंक्शंस नहीं होते हैं। तो ये आपका पहले तो हम देखते हैं टूर ऑपरेटर क्या होता है, इसी के अंदर आपके फंक्शंस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बता रखा है एन ऑर्गेनाइजेशन और फिर्म और कंपनी विच बायज इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स सेपरेटली फ्रॉम देयर सप्लायर्स एंड कंबाइंस देम इनटू अ पैकेज टूर। यानी जो टूर ऑपरेटर होते हैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती है जो कि खरीदती है इंडिविजुअल ट्रैवल कंपोनेंट्स को, और सेपरेटली सप्लायर्स के द्वारा उसको खरीद के उसके बाद उसको सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना अलग अलग सप्लायर से खरीद लेंगे वो, जैसे सर्विसेज कहीं से ले रहे हैं, टिकट्स कहीं से ले रहे हैं, ऐसे करके उसको एक पैकेज टूर में कंबाइन करके अपने जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें बेचती है। और बेसिकली क्या होता है ना, जो आप देखते हो कि ट्रैवल एजेंसी जो होती है वो जब टूरिस्ट प्रोडक्ट लाती है, पैकेज टूर्स लाती है, तो वो कहाँ से लाती है, वो टूर ऑपरेटर से ही लाती है। टूर ऑपरेटर्स सारा टूर ऑपरेट करते हैं, उसके बाद ट्रैवल एजेंसी उसे बेचती है, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है विच इज सोल्ड विद देयर ओन प्राइस टैग टू द पब्लिक डायरेक्टली और थ्रू मिडिल मैन इज कॉल्ड अ टूर ऑपरेटर। इसके बाद क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना बेसिकली या तो डायरेक्ट सेल कर देगी, मतलब जो कस्टमर्स होंगे उनको अपने पैकेज टूर्स या फिर जो भी टूरिस्ट प्रोडक्ट होंगे, या फिर एक मिडिल मैन होता है टूर ऑपरेटर जो कि इसको बेचता है, यानी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको बेचता है। तो यही आपका टूर ऑपरेटर होता है जो बेसिकली कंपनी से टूरिस्ट प्रोडक्ट्स लेता है, उसके बाद उसको डिजाइन करता है एक पैकेज टूर के अंदर, उसके बाद उसको जो कस्टमर्स होते हैं उनको बेचता है एक मिडिल मैन की तरह, ठीक है। तो ये था आपका टूर ऑपरेटर। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के, टूर ऑपरेटर्स के टाइप्स के होते हैं, और टूर ऑपरेटर्स के जो टाइप होते हैं ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ट्रैवल एजेंसी के जो टाइप और फंक्शंस दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे यहाँ पर जो टाइप है टूर ऑपरेटर का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके टूर ऑपरेटर के टाइप्स। तो यहाँ पर आपके 4 टाइप्स है इसके। पहला है इनबाउंड टूर ऑपरेटर, सेकंड है आउटबाउंड टूर ऑपरेटर, थर्ड है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर, और फोर्थ है डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज एंड ग्राउंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटा छोटा इसका बता देती हूँ क्या होता है कि इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली अपनी कंट्री के अंदर ही जो मान लो कि कोई दूसरा इंसान है वो आपकी कंट्री के अंदर आ रहा है और फिर वो जो है यहाँ पर ट्रैवल करना चाहता है, तो वहां पर इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स उनके लिए काम करेंगे। आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स का मतलब है कि जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाके ट्रैवल करते हो
हो तो वहां पर आपका आउटबाउंड टूर ऑपरेटर आपके टूर को ऑपरेट करेंगे। थर्ड आपका है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर। मान लो आप डोमेस्टिकली ट्रैवल करो, यानी अपनी ही कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी अपने ही स्टेट के अंदर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसको हम डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर कहेंगे। यहाँ पर आपका जो टूर होगा वो ऑपरेट करेंगे डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। फोर्थ आपका डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज एंड ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स, यानी यहाँ पर जो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज होती है इनका सबसे बड़ा रोल होता है ग्राउंड लेवल पर ऑपरेट करना टूर को, ठीक है। तो ये थे आपके चारों टूर ऑपरेटर के टाइप्स। अब इसकी डेफिनेशंस जो है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो अब देखते हैं आपका इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स और आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स। तो देखो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन लिख रखी है, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी आपको समझा रखा है, तो यहाँ पे आप पढ़ लो। बाकी जो मैंने आपको बताया ना अभी वही इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका आउटबाउंड टूर ऑपरेटर और ये रहा आपका इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो इनबाउंड को क्या लिखा है, इनकमिंग टूर ऑपरेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। आउटबाउंड में वही चीज है कि आउटबाउंड में जो फॉरेन जो लोग आएंगे, आप जैसे फॉरेन में जाते हो तो फॉरेन डेस्टिनेशन पे, तो वहां पर आप जो टूर करोगे वहां पर आपके आउटबाउंड टूर ऑपरेटर आपके टूर को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। अब देखते हैं आपका डोमेस्टिक और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट टूर ऑपरेटर। आपका आता है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर। तो डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर में यहाँ पे देखो क्या बता रखा है, डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर आर दोज हु असेंबल एंड कंबाइन टूरिस्ट कंपोनेंट्स इनटू इंक्लूसिव टूर एंड सेल इनटू द डोमेस्टिक ट्रैवलर्स। यानी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, बेसिकली जो टूरिस्ट कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक इंक्लूसिव टूर के अंदर लाकर डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को सेल किया जाता है। तो ये काम होता है डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स का, ठीक है। अब ग्राउंड टूर ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, तो यहाँ पर बता रखा है दीज आर कॉमनली नोन एज हैंडलिंग एजेंसीज, यानी इसको हैंडलिंग एजेंसीज के नाम से भी जाना जाता है। और आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि हैंडलिंग एजेंसीज किसको कहते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे ग्राउंड टूर ऑपरेटर या फिर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बता रखा है कि हैंडल इनकमिंग ट्रैवलर्स, यानी आने वाले जो ट्रैवलर्स होते हैं उनको हैंडल करती है ये सेम सीजन के अंदर, यानी एक ही सीजन में या फिर अलग अलग सीजन जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी जो होती है इसे हैंडल करती है और अलग अलग प्लेसेस पे। उसके बाद एंटायर ऑपरेशन इज अकॉर्डिंग टू द पैकेज टूर और एग्रीमेंट, यानी पैकेज टूर में जैसे जैसे बता रखा होगा आपको, जैसा आप चाहते होगे या फिर एग्रीमेंट में जैसे आप चाहते होगे ट्रैवल करना, वैसे ही ऑपरेटर जो होगा टूर ऑपरेटर आपके टूर को ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये था आपके टूर ऑपरेटर के टाइप्स, चारों टाइप्स हमने डिस्कस करे और बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी काफी आपको एक्सप्लेन कर रखा है इसके बारे में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर, यानी यहाँ पे आपसे पूछा है कि ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो मैंने अभी आपको ट्रैवल एजेंसी के बारे में जितना भी पढ़ाया, डेफिनेशन, उसकी फंक्शंस और उसके जो टाइप्स थे वो सारे, वो आपको एक तरफ लिखना है। एक तरफ आपको जो मैंने टूर ऑपरेटर के टाइप्स, फंक्शंस और डेफिनेशन बताई है वो आपको एक तरफ लिखना है। डेफिनेशन आप एक लाइन में फर्स्ट पॉइंट में लिख देना दोनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड में अपने फंक्शंस लिखना 2-3 पॉइंट्स के अंदर, यहाँ पे भी लिख देना इसके भी फंक्शंस 2-3 पॉइंट्स के अंदर। थर्ड में आप क्या करना, थर्ड के अंदर आप अपने टाइप्स को यहाँ पर ऐसे 2 माइंड मैप बनाना, यहाँ पर 4 बना देना और यहाँ पर आप चारों को डिफाइन करना, यहाँ पे आप दोनों को डिफाइन कर देना, छोटा छोटा डिफाइन कर देना। ऐसे आपका डिफरेंस बिटवीन जो होगा ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ज्यादा कुछ काम नहीं था, ये आपको पहले से ही पता है, ये डिफरेंस बताना है सिर्फ इसके अंदर। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आंसर क्यों याद करना, जब आपको पहले से ही आंसर्स बता रखे तो आपको बस बनाना है यहाँ पर ऐसे टेबल, और टेबल बना के आपको इसको डिफाइन कर देना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे बता रखे डिफाइन बिजनेस इंटीग्रेशन, यानी बिजनेस इंटीग्रेशन क्या होता है। अब आपके सैंपल पेपर के अंदर ना इसी से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पे आपसे पूछ रखा है डिफाइन वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब आप देख रहे होंगे कि जब भी हम किस चीज को वर्टिकली करते हैं तो वो एक सीधी लाइन में होती है, अब हॉरिजेंटल करते हैं तो वो आपकी ऐसे लेटी हुई में होती है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल आपको पता है कि ऐसी होती है, वर्टिकल आपको पता है कि सीधी लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो प्रोसेस चल रहा है ना ये एक सीधी लाइन में हो रहा है, यानी पहले प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर आएगा, फिर कंज्यूमर आएगा, ठीक है। तो ये एक वर्टिकल प्रमोशन में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन भी इसको हम कह सकते हैं, बिजनेस इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो इसके दो नाम है, कंफ्यूज मत होना, वर्टिकल इंटीग्रेशन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर तो वहां पर भी आपको यही लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बता रखा है बिजनेस इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस इंटीग्रेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस के उसको एक साथ कंबाइन करता है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप एक टेबल बनाओगे जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है एग्जाम के अंदर, और यहाँ पर आप लिखोगे पहला प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। अब यहाँ पे इसका प्रोसेस समझो। सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है प्रोड्यूसर जो कि बहुत बल्क में बहुत ज्यादा सामान को बनाता है, जैसे कंपनीज होती है वो, ठीक है। वो फैक्ट्रीज बहुत सारे कंपोनेंट्स को बना रही है, ट्रैवल कंपोनेंट्स को। उसके बाद वो सेल करेगी होलसेलर को जो कि वहां से काफी ज्यादा सामान खरीदेगा, बल्क में सामान खरीद लेगा एकदम, ठीक है, क्योंकि उसको भी आगे बल्क में ही सेल करना है, तो वो काफी ज्यादा सामान खरीदेगा उससे। उसके बाद होलसेलर जो होगा ना वो रिटेलर को सामान बेचेगा, ठीक है। रिटेलर कौन होता है,
जो कि अपने सामान को कंज्यूमर को एक एक या दो दो करके बेचता है। ठीक है, तो होलसेलर बल्क में सामान, होलसेलर से बल्क में कौन खरीदेगा सामान? रिटेलर। रिटेलर होलसेलर से अब सामान खरीदेगा। उसके बाद रिटेलर से सामान कौन खरीदेगा? कंज्यूमर। अब मान लो आप देखो, आपके घर में आप जो बुक्स पढ़ रहे होते हो, कॉपीज में आप लिखते हो जो, वो रजिस्टर्स कहाँ से आते हैं? रजिस्टर्स जो होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। फिर वो रजिस्टर्स जो होते हैं होलसेल्स पे जाते हैं, यानी होलसेल जहां से आप जो दुकान से आप सामान खरीद के लाते हो ना, वो दुकानदार भी एक बड़ी सी दुकान से सामान खरीद के लेके आता है, जो कि एक होलसेल की दुकान होती है। तो वो होलसेल पे गया, फिर होलसेल जो होगा वो रिटेलर को सामान बेचेगा। अब जिस दुकान से आप कॉपी खरीद के ला रहे हो ना, वो रिटेलर होगा। वो रिटेलर कहीं ना कहीं होलसेल से सामान खरीदता है, तो रिटेलर आया, फिर रिटेलर के पास आप जाते हो, आप जो कंज्यूमर हो, जो कि सामान को कंज्यूम करोगे, तो वो आप जाओगे रिटेलर के पास सामान खरीदने के लिए, तो आप कंज्यूमर कराओगे। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है, रिटेलर, कंज्यूमर, होलसेलर और प्रोड्यूसर का। तो इसी को वर्टिकल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। और आप एग्जाम के अंदर देखो, इतना तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको डिफाइन कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता कि मैं एक एक लाइन में आपको समझाऊं, बहुत छोटी छोटी चीजें, तो ये तो आप खुद ही कर लोगे इसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इससे बाहर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बस आपको जैसे जैसे मैंने बताया ना कि लैंग्वेज ऐसे बदल सकती है, ऐसे बदल सकती है, तो वो ध्यान में रखना। उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो मैंने बताया जितना बताया। अब बात करते हैं अपने यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब क्या आते हैं यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट 2 का आपको नाम जैसे पता ही होगा, ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी करके इसका नाम है। तो इसका आपका क्वेश्चन 1 आता है, ट्रैवल एजेंसी ऑपरेशंस। आपके चैप्टर के नेम में से ये क्वेश्चन बन गया है कि ट्रैवल एजेंसी के क्या ऑपरेशंस होते हैं, यानी क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह जैसे ट्रैवल एजेंसी के फंक्शंस हमने पढ़े थे ना, वही यहाँ पे आपको बता के है, खाली लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप हेडिंग डालोगे अपने एग्जाम के अंदर, ऑपरेशंस ऑफ ट्रैवल एजेंसी, फिर एक एक करके आप ये सारे पॉइंट्स जो है उसे डिफाइन करोगे। फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, ट्रैवल एजेंसी मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज अ एजेंट, यानी ट्रैवल एजेंसी जो होता है इसका सबसे बड़ा मेन फंक्शन ये होता है कि एक एजेंट की तरह एक्ट करना। सेकंड चीज इसकी होती है सेलिंग ट्रैवल प्रोडक्ट्स, यानी ट्रैवल प्रोडक्ट्स को सेल करती है कस्टमर्स को, टूरिस्ट को। इसके बाद थर्ड आपका आता है एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर्स, यानी सर्विसेज जो होती है, जो कि उसको सप्लायर्स के बिहाफ पे मिल रही होती है, उसको वो सेल करता है टूरिस्ट को। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका आता है ट्रैवल एजेंसी सेल्स टिकट्स टू ट्रैवलर्स, यानी ट्रैवलर्स को टिकट सेल करता है ट्रैवल एजेंसी, एंड गेट्स कमीशन फ्रॉम द सप्लायर्स, और उसको सप्लायर से कमीशन मिलता है। इसके बाद आपका आता है इन सम कंट्रीज एयरलाइंस हैज स्टॉप्ड गिविंग कमीशन टू ट्रैवल एजेंसी। कुछ कंट्रीज में क्या हुआ है ना कि ट्रैवल एजेंसीज जो होती है उनको कमीशन देना बंद कर दिया एयरलाइंस ने। यानी आप देखते होगे जब ट्रैवल एजेंसी जब एक पैकेज टूर देती है, तो उसमें वो टिकट्स भी प्रोवाइड करती है। टिकट्स के अंदर वो एयरलाइंस की टिकट्स देती है आपको, है ना, एरोप्लेन की इन सब की टिकट्स देती है आपको। तो वहां पे क्या होता है ना कि कुछ एयरलाइंस तो देती है, कमीशन देती है कि आप उसकी टिकट्स को बेच रहे हो, तो उसका प्रमोशन कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो वो कमीशन देगी। बट कुछ कंट्रीज में कमीशन देना बंद कर दिया एयरलाइंस ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है, अ ट्रैवल एजेंट इज सपोज टू ऑफर इम्पार्शियल ट्रैवल एडवाइस टू द कस्टमर्स, यानी यहाँ पे बताया कि एक ट्रैवल एजेंट जो होता है वो अपने सभी कस्टमर्स को एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन देगा, वो किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करेगा, यानी सबको इम्पार्शियल होके जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्रैवल एजेंसी के ऑपरेशन। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रैवल एजेंट ऑपरेशन, यानी ट्रैवल एजेंट क्या क्या फंक्शन होते हैं उसके, तो वहां पे भी आप यही लिख के आओगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है ट्रैवल एजेंट टास्क, यानी ट्रैवल एजेंट्स को कौन कौन से टास्क जो होते हैं वो करने पड़ते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसीज। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन सीधा आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपसे ऐसे करके पूछेंगे कि रमेश जो है वो एक ट्रैवल एजेंट्स है, अब उसको एक कस्टमर्स को कुछ ट्रैवल प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसको कौन कौन से टास्क जो होंगे वो करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपके जो सैंपल पेपर है उसमें भी ऐसे करके क्वेश्चन है, बट वहां पे शायद नाम कुछ अलग है, पर वहां पे भी ट्रैवल एजेंट्स के टास्क पूछे गए इसी तरीके से। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, आपसे सीधा नहीं डायरेक्ट पूछेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसी, यानी ट्रैवल एजेंसी के ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रखा है टूर ऑपरेटर्स एंड अदर टूरिज्म कंसर्न्स, टू बेसिक प्रिंसिपल्स कैरेक्टराइज सक्सेस इन ईच, यानी टूर ऑपरेटर्स और जो टूरिज्म कंसर्न्स होते हैं वो बेसिकली दो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स होते हैं उनके सक्सेस के। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बता रखे हैं। पहला है गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज, यानी अगर आप किसी कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के सर्विसेज दोगे और उसका मैनेजमेंट अच्छा करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कंपनी है उसका सक्सेस भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका है गुड क्वालिटी कस्टमर सर्विस, सेकंड आपका मैनेजमेंट। अब आता है ट्रैवल एजेंट्स टिपिकली डील विद डाइवर्स रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग, यानी ट्रैवल एजेंट्स जो होते हैं कई तरीके के टास्क जो होते हैं उसे करने पड़ते हैं डील। तो फर्स्ट आपका है मेकिंग रिजर्वेशन, यानी वो रिजर्वेशन बनाता है, यानी क्या करते हैं कि जब आप एक ट्रेन की टिकट खरीदते हो और मान लो आप पहले उसकी खरीद लोगे, तो आपको
रिजर्व सीट मिलेगी। बट अगर आप सीट फुल हो गया, फिर आपको अगर टिकट परचेज करते हो तो आपको वेटिंग में मिलती है ना। तो रिजर्वेशन कौन करता है? रिजर्वेशन आपके ट्रैवल एजेंट्स करते हो। कई बार आप क्या करते हो कि आप सीधा स्टेशन पे नहीं जाते हो टिकट कटवाने, आप एजेंट्स के पास जाते हो, तो एजेंट्स आपकी रिजर्वेशन करके देते हैं, ठीक है। तो उनको रिजर्वेशन करनी पड़ती है, तो ये इनके लिए एक टास्क होता है। सेकंड आपका है प्लानिंग आइटनरीज, यानी आइटनरीज प्लान करते हैं। अब आइटनरी प्लानिंग वाले यूनिट में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि आइटनरी क्या होती है, तो वहां से आप समझ सकते हो। इसमें बता रखा है इंक्लूडिंग कम्प्लेक्स अराउंड दी वर्ल्ड ट्रैवल, यानी पूरे ट्रैवल करने का जो भी आपका सब कुछ लिखा होता है वो एक आइटनरी के अंदर ही होता है, ठीक है। थर्ड आपका है कैलकुलेटिंग दी फेयर्स एंड चार्जेस। अब ट्रैवल एजेंट का ये भी काम होता है कि आपके जितने भी चार्ज लग रहे हैं, आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी आप जहां पे भी पे करोगे उसको एक साथ में कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड टास्क। अब फोर्थ टास्क आपका आता है कि प्रोड्यूसिंग टिकट्स, एडवाइजिंग क्लाइंट्स ऑन डेस्टिनेशन, रिजॉर्ट्स, एयरलाइन कंपनीज एंड वाइड रेंज ऑफ ट्रैवल प्रोडक्ट्स, यानी कई सारी टिकट्स जो होती है क्लाइंट्स को प्रोड्यूस करना, उनको डेस्टिनेशन, रिजॉर्ट्स, एयरलाइंस कंपनीज, इन सभी जगहों से टिकट्स को खरीदना, उसके बाद जो क्लाइंट्स हैं उन सभी को परचेज करवाना। तो ये सारे एक टास्क होते हैं ट्रैवल एजेंट के, उनको कई सारे काम करने होते हैं, उनके पास कई सारी स्किल्स होती है इसको करने की, ठीक है। कि वो कैसे अपने सामान को बेचेंगे, कैसे जो एयरलाइन कंपनीज है, डेस्टिनेशन रिजॉर्ट्स हैं, उन सभी से कैसे टिकट्स को खरीदेंगे डिस्काउंट के अंदर, ये सारी चीजें। तो ये भी एक टास्क होता है। इसके बाद आपका फिफ्थ आता है कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स वर्बली एंड इन रिटर्न, यानी ट्रैवल एजेंट्स का सिर्फ काम यही खत्म नहीं हो जाता कि वो आपको एक टूर पैकेज दे देंगे और खत्म बात। वहां पर क्या होगा कि टूर के दौरान भी वो आपसे वर्बली भी और राइटिंग में भी, यानी मैसेज पे भी और कॉल पे भी आपसे बात करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई और सर्विस चाहिए होती है तो उसके लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सिक्स्थ, इंश्योरिंग रैक्स आर स्टॉक्ड वेल और सप्लायर्स आर केप्ट इन हाउस। यानी क्या होता है कि देखो ट्रैवल एजेंट्स का ये भी काम होता है कि आपके जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे ना, कि आप कब आए हो, कब जा रहे हो, कब चेक इन कर रहे हो होटल्स के अंदर, और जितने भी काम हो गए, जैसे आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका मोबाइल फोन, ईमेल, ये सब कुछ की इन्फॉर्मेशन उनको रखनी पड़ती है। कई बार क्या होता है, आप मूवीज में देखते होंगे कि कई बार कोई आता है अपना टूर प्लान बनवाता है और वो किसी क्राइम से आता है, तो क्राइम जब पुलिस उसके पास आती है, उस ट्रैवल एजेंसी के पास, तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस क्रिमिनल की, ठीक है। तो कई भी हो सकता है बाई चांस कुछ भी, तो इसके लिए उसको सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है रैक्स के अंदर, ठीक है। रैक्स का मतलब होता है एक अलमीरा की तरह होता है, उसके अंदर कई सारे कॉलम्स बने होते हैं, उसके अंदर फाइल्स ये सब स्टोर किया जाता है। इसके बाद सेवंथ आपका आता है एक्टिंग एज इंटरमीडिएरीज वेयर कस्टमर्स कंप्लेंट ऑकर्स, यानी तुरंत तुरंत एक्शन लेना अगर कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट आ रही है, ठीक है, तब। तो ये था आपके वाइड रेंजेस के जितने भी टास्क होते हैं जो कि एक ट्रैवल एजेंट को करने पड़ते हैं, तो वो सब आपके इसमें डिस्कस किए। और ये जो था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, तो समझ लो फिर कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है एग्जाम के अंदर कि आपसे आपको पूछेंगे कि ट्रैवल एजेंट्स के क्या क्या टास्क होते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद समझना, उसके बाद इसका आंसर देना। तो इतना लिख के आना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। आपका था क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि विच कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड्स ट्रैवल एजेंट्स, यानी ट्रैवल एजेंट्स होती है कौन कौन सी कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी जैसे मैं आपको बताया था ना यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, कि आपको अगर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि राजू एक लड़का है और वो एक ट्रैवल एजेंट है और वो अपने कस्टमर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? तो वहां पर आपको ये लिख के आना है, ठीक है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, इतने आप समझ जाओगे, मेरे को पता है इतने तो आप समझदार हो कि आप समझ जाओगे कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देना कस्टमर सर्विसेज, यानी राजू प्रोवाइड्स दीज कस्टमर सर्विसेज टू देयर कस्टमर, ऐसे करके लिख देना हेडिंग में। उसके बाद आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा कस्टमर्स मस्ट बी ग्रीटेड वार्मली, यानी कस्टमर को सबसे पहले तो ट्रैवल एजेंट अच्छे से ग्रीट करेगा, यानी वार्मली उसको ग्रीट करेगा, जो भी नमस्ते करेगा, गुड मॉर्निंग करेगा, गुड इवनिंग करेगा, जो भी ग्रीटिंग करेगा वो वार्मली करेगा। उसके बाद टिपिकल विद आ स्माइल, यानी एक छोटी सी टिपिकल सी स्माइल के साथ, ये नहीं कि बहुत बड़ी स्माइल के साथ एकदम ही बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगा, ऐसे नहीं करेगा, एक छोटी सी टिपिकल स्माइल के साथ वो वार्मली ग्रीट करेगा अपने कस्टमर को। सेकंड वो क्या करेगा, स्टाफ मस्ट इंश्योर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रेस अपीयरेंस एंड पर्सनल ग्रूमिंग, यानी स्टाफ्स को ऐसा भी होना चाहिए कि उनको अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी अपना जो ड्रेसिंग सेंस होगा, अपने जो अपीयरेंस होंगे उस पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है। जिससे कि जो सामने वाला इंसान है उसको समझ सके कि वो एक ट्रैवल एजेंट है, प्रोफेशनली वो काम को कर रहा है, ठीक है। तो उसको वो दिखने में भी ठीक, मुंह चाहे उसका कैसा भी हो, चाहे कैसे भी रंग हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर उनके जो कपड़ों का ढंग होगा, उनकी बात करने का ढंग होगा, उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो अच्छी दिखनी चाहिए, ठीक है। थर्ड आपका है ऑल स्टाफ मस्ट बी पोलाइट एंड एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स क्लियरली, यानी यहाँ पे बताया गया कि जितने भी स्टाफ्स होंगे ना, ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पे स्टाफ्स के रूप में बताया गया है, तो जितने भी स्टाफ्स होंगे वो पोलाइटली बिहेव करेंगे कस्टमर्स के साथ और उनको अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे बात को। ये नहीं कि चीजों को घुमा फिरा के बता रहे हैं ट्रैवल एजेंट्स कस्टमर्स को, ये नहीं,
अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्लियरली उसको एक्सप्रेस करेंगे बातों को। फिर है व्हाइल ऑलवेज मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, यानी आपने देखा होगा कि आंखों से ही आपका कॉन्फिडेंस झलकता है, ठीक है। तो आई कांटेक्ट करना जरूरी होगा, ये नहीं कि उसको घूरे ही जा रहा है, ट्रैवल एजेंट जो है वो कस्टमर को घूरे ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना। उसको एक अच्छे से उसके साथ आई कांटेक्ट करना है, ये नहीं कि आप ट्रैवल एजेंट उससे बात कर रहे हो उसकी आंखें नीचे हो, ऐसे नहीं। उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करके उसको बातें करनी है। फोर्थ आपका है टेलीफोन मस्ट बी आंसर्स प्रमोटली एंड कंटिन्यूसली। अगर ट्रैवल एजेंट के पास कोई भी टेलीफोन आता है, कोई भी फोन आता है, तो उसको उसको आंसर करना होगा उसी समय, ठीक है। ये नहीं कि उसका कॉल अभी आया और वो शाम को उसको जो है वो आंसर कर रहा है उस कॉल का, ऐसा नहीं। उसको तुरंत तुरंत कंटिन्यूसली उसको कॉल का आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये सारी कस्टमर सर्विसेज जो होती है ये प्रोवाइड करता है, जो आपकी ये सारी कस्टमर सर्विसेज होगी ये एक ट्रैवल एजेंट जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कस्टमर सर्विसेज। अब बात करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो क्या है। अब आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज कमीशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन आपको, आप सबसे पहले तो हेडिंग डालिए, फिर आपको लिखना है, इतना ही लिख के आओगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी एक एग्जाम्पल दे देना ट्रैवल एजेंट का, और एक सप्लायर का एग्जाम्पल दे के आ जाना बीच में, मिल जाएंगे आपको पूरे मार्क्स। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिफरेंस बिटवीन दी एडवर्टाइज। पहले तो देखो मैं आपको ना शॉर्ट में बता देती हूँ कि कमीशन क्या होता है। तो कमीशन का मतलब होता है कि जब मान लो आप हो और आपके एक अंकल है, ठीक है, उन अंकल की दुकान है, बुक्स की दुकान है, ठीक है। अब बुक्स की दुकान है, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, वो अंकल 12th की एडिशनल बुक्स जो होती है वो बेचते हैं। तो वो क्या कहते हैं ना, आपको बोलते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, जब आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे ना तो आपको मैं 20% डिस्काउंट दे दूंगा, 20% डिस्काउंट दे दूंगा, या फिर जितना भी आप, जितनी बुक्स बिकेगी ना आपके फ्रेंड्स के थ्रू, उसमें से आपको 10% कमीशन दे दूंगा या 20% कमीशन दे दूंगा। तो आप यहाँ से क्या सोचोगे कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताओगे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे बुक्स मिलती है, डिस्काउंट में बुक मिलती है, आप यहाँ से ले लो। तो जब आप जितनी भी बुक बिकवाओगे उतना आपको कमीशन मिलेगा, यानी उतना परसेंट आपको पैसे ये देंगे। यानी मान लो आपके 10 फ्रेंड्स आए, उनने बुक्स ली, तो यहाँ से आपको 10-10 करके आपको 10-10% कमीशन हर बुक का जो प्राइस होगा उस पर मिलता रहेगा, ठीक है। यानी 10% पैसा हर बुक का जो बन रहा होगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यानी 10 बुक बेचोगे तो एक बुक का पैसा आपको ये जो अंकल होंगे वो आपको दे देंगे, तो इसे कहते हैं कमीशन, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि कमीशन क्या होता है। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं कमीशन की, कि डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे बताया गया डिफरेंस बिटवीन द एडवर्टाइज प्राइस विच द कस्टमर पेज एंड द डिस्काउंटेड प्राइस। यानी यहाँ पे बताया गया है जो कस्टमर पैसा जो देता है किसी भी सामान को खरीदने का, और जो डिस्काउंटेड प्राइस होता है यानी जो डिस्काउंट करके प्राइस दिया जाता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को कमीशन कहते हैं, ठीक है। एट विच इट इज सप्लाइड टू द एजेंट्स, जो कि एजेंट्स को सप्लाई किया जाता है, दिया जाता है कमीशन के थ्रू, ठीक है। देखो आपको डेफिनेशन भले ही मुश्किल लग रही होगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे लग रही होगी, पर डेफिनेशन यही है कमीशन की, और आपकी बुक में भी यही है, तो आप इसको ऊपर नीचे तो कर नहीं सकते। बाकी जो मैंने आपको समझाया है ना, उसको भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, बट वहां पे ये मत लिख के आ जाना कि आपका फ्रेंड, आपके अंकल, ये सब मत लिख के आना। वहां पे लिख के आना ट्रैवल एजेंट जो होगा वो जब भी मान लो टूर ऑपरेटर से या फिर किसी प्रिंसिपल सप्लायर से कोई सामान खरीद रहा है, तो उसको उस सामान को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए कमीशन मिलता है। जितना भी वो सामान बेचेगा उसनी उतनी परसेंटेज उसको कमीशन मिलती रहती है, ठीक है। तो ये था आपका कमीशन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना। बाकी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो एजेंट का और एक प्रिंसिपल सप्लायर के बीच में, जो भी सामान का सप्लाई होता है कमीशन के थ्रू, वो वाला, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एक ट्रैवल एजेंट की जो असली इनकम होती है, असली जो रेवेन्यू होता है, वो भी कमीशन के ही थ्रू मिलता है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कमीशन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि टाइप्स ऑफ एजेंसी। अब यहाँ पे बहुत बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। कई बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी, कई बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ एजेंसीज। एजेंसीज अलग चीज होती है, ट्रैवल एजेंसीज अलग चीज होती है। एजेंसी का पार्ट होता है ट्रैवल एजेंसी, पर ट्रैवल एजेंसी का पार्ट एजेंसी नहीं होता है, ठीक है। समझे मेरी बात। देखो यहाँ पर ये बताया गया है, देखो मान लो कि एजेंसी जो है ना उसके अंदर कई सारे एजेंसीज आएगी, मान लो ट्रैवल एजेंसी हो, ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, है ना, ये सारी एजेंसीज उसके अंदर आ जाएगी। पर जो आपकी एजेंसी होगी ना वो अलग चीज होती है, वो एक उसके अंदर सभी एजेंसीज आएगी, आप समझ गए होंगे मेरे को लगता है। अब यहाँ पे देखो आपका क्या बता रखा है, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंसीज इन दी यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर 3 अलग अलग तरीके की एजेंसी होती है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज में आता है, और नेक्स्ट ईयर जो आपका एग्जाम होता है ना उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, चाहे तो आप पीवाईक्यू खोल के देख लेना, वहां पे आपका ये क्वेश्चन आया पड़ा है मल्टीपल, मिनिपल और इंडिपेंडेंट एजेंसी का, और वहां पे आंसर इसका था ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है आपका कि टाइप्स ऑफ एजेंसीज में कौन कौन सी एजेंसीज होती है, तो यहाँ पर है मल्टीपल, मिनिपल एंड इंडिपेंडेंट एजेंसीज, 3 तरीके
तरीके की होती है, ठीक है। सेकंड आपका है द यूनाइटेड स्टेट्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एजेंसी। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 3 तरीके की थी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 4 तरीके की है, ठीक है। यहाँ पर है मेगा, रीजनल, कंजोर्टियम एंड इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ठीक है। फिर इसके बाद बता रखे ट्रैवल एजेंसी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, रिटेल और होलसेल, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात। यहाँ पर आपकी ट्रैवल एजेंसी के बारे में नहीं पूछा था, यहाँ पर आपकी टाइप्स ऑफ एजेंसीज पूछी थी, तो यूके की आप बता दोगे और यूएस की बता दोगे आप, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की और यूनाइटेड किंगडम की। और ट्रैवल एजेंसी की जब पूछी जाएगी तो आप बताओगे रिटेल और होलसेल, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एजेंसी, क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन सिक्स की, जो कि आपके इस पूरी यूनिट का लास्ट क्वेश्चन होगा। का आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 21st सेंचुरी ट्रैवल एजेंसीज नेम। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आपका जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज करके जाना। यहाँ पे बता रखा है कि 21st सेंचुरी के अंदर ट्रैवल एजेंसीज के नेम्स। पहले देखो क्या होता था कि पहले के जमाने में ट्रैवल एजेंसीज जो होती थी वो क्या होती थी, वो ऑफलाइन होती थी, वहां पे कुछ ऑनलाइन ऐसा सिस्टम, आज तो डिजिटल हो गया सब कुछ, तो डिजिटली सब कुछ हो जाता है काम, बट पहले तो डिजिटल नहीं था ना, पहले लोगों के पास इतने फोन्स नहीं होते थे, है ना। ट्रैवलर्स के पास भी कीपैड वाले फोन होते थे, उनके पास ये सारे फोन्स नहीं होते थे, स्मार्टफोन, तो वो नहीं कर पाते थे सारे काम। पर आज के जमाने में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन बेस्ड भी ट्रैवल एजेंसीज, तो आज के जमाने में 21st सेंचुरी के अंदर ट्रैवल एजेंसी जो होती है वो ऑनलाइन बेस्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखा है इन रिस्पॉन्स ट्रैवल एजेंसी हैज डेवलप्ड एन इंटरनेट प्रेजेंस, यानी इंटरनेट प्रेजेंस बाई 21st सेंचुरी के अंदर ट्रैवल एजेंसीज ने। फिर बताया गया मेजर ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज, यानी आपसे इंटरनेट बेस्ड ट्रैवल एजेंसी पूछ ले, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी पूछ ले, दोनों में ही आपको यही आंसर लिख के आना है। अब इसके अंदर कई सारे एजेंसीज के नेम है, ये एमसीक्यूज में काफी ज्यादा आता है, अगले साल पीवाईक्यू में भी आया पड़ा है, आपके एमसीक्यूज में भी, आपके जो एमसीक्यूज है उसमें भी बता रखा है, साथ साथ जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें भी ये बता रखा है। तो इसके अंदर बता रखे आपके कई सारे नेम्स, सब याद कर जाना, क्योंकि कोई भी एमसीक्यू में कोई भी ऑप्शन आ जाता है, फिर वहां पे कंफ्यूज होने से तो अच्छा है कि कोई सारी कर जाओ याद, ठीक है। याद तो रहेगा ही आपको, कोई ना कोई तो लगा ही लोगे आप तुक्का, और वैसे भी याद रहेगा ही आपको, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एक्सपीडिया, सेकंड है वोएजेस, थर्ड ट्रेवलोसिटी, फोर्थ ऑर्बिट्स, फिफ्थ आपका चीप टिकट्स, फोर्थ आपका प्राइस लाइन, फिर है चीप ओयर, फिर है वेबजेट, फिर है आपका होट वायर, ठीक है। तो ये सारे हैं, ये सारे याद करके जाना। वैसे तो इसका जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑल ओवर भी होता है आंसर, पर ये करके जाना याद सारे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अलग अलग ट्रैवल एजेंसीज के भी नेम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये थे आपकी 21st सेंचुरी की ट्रैवल एजेंसीज। यहीं पे आपका यूनिट 2 भी खत्म होता है। अब बात करते हैं अपने यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर यूनिट 3, जो कि है जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आता है व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी यूनिट 3 का सबसे पहले तो नाम सुन लो क्या है, इसका नाम है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन देखो सिंपली आपको पता भी है इसकी डेफिनेशन, जो हमारे को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए एक मीडियम होता है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आजकल इसके कई सारे टाइप्स आ गए, एयरलाइंस, रोड, है ना, वाटरवेज, ये सारे आ गए हैं, तो यहाँ पर आप टाइप्स भी इसके बता सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेफिनेशन में बताना है मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इंटेंसिव इन इंफ्रास्ट्रक्चर, द ट्रांसपोर्ट sector is an important component of economy impacting or development on impacting on development and welfare of population। यानी यहाँ पर बता रखा है कि जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इकोनॉमी में काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, और ये लोगों की पॉपुलेशन के वेलफेयर में, यानी जो जनता है उसके वेलफेयर में और उसके डेवलपमेंट में काफी ज्यादा योगदान भी देता है, ठीक है, उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी डालता है। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन। अब इस पे बता रखे ट्रांसपोर्टेशन इज अ वे ऑफ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से इंसान का या फिर किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है ये सबसे अच्छा वे माना जाता है, ठीक है। तो असली डेफिनेशन तो यही है इसकी, यहाँ पर ये बता रखा है कि खाली की जो इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है और ह्यूमन के वेलफेयर के लिए और उसके डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा योगदान देता है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन की ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड देयर टाइप्स, यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें से अगले साल आपके जो सैंपल के क्वेश्चन पेपर में भी आपका ये क्वेश्चन आया पड़ा था, और जो पीवाईक्यू था उसमें भी ये क्वेश्चन आया पड़ा था कि शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट की जो स्पीड होती है ना, या फिर जो उसका जो स्पीड होती है ये पूछी गई थी वहां पे, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रखना आप, ये क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख लो कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन तो मुश्किल ही है बनना, बट बन सकता है, ठीक है। तो रिस्क मत लो, करके जाओ ये भी। तो यहाँ पे बता रखे हैं ओनली 12.5% ऑफ द टूरिस्ट ट्रैवल बाय प्लेन, यानी 12.5% ही जो लोग हैं वो प्लेन से ट्रैवल करते हैं, बट इन इंटरनेशनल ट्रैवल विद शेयर्स 40%, यानी इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए 40% जो है एयर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है, बट वैसे जो लोग ट्रैवल करते हैं वो 12.5% ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अब सारे लोग तो इतने अमीर नहीं है कि प्लेन की टिकट करवा करवा के जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, इतना तो किसी का पैसा नहीं है। लोग सोचते हैं ट्रेन से चले जाएंगे, एक दिन ही तो लगेगा, पर वहां पे 4 घंटे में पहुंच जाओगे आप, ठीक है। तो टाइम की बचत होती है पर पैसे की नहीं होती है, पर यहाँ पे पैसे की बचत होती है, टाइम की नहीं होती है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है एयर में और लैंड में। अब इस यहाँ पे सेकंड आपका आता है बिजनेस पीपल आर अमंग द बिगेस्ट यूजर्स ऑफ एयरलाइन फैसिलिटीज, यानी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बिजनेस पीपल्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े यूजर होते हैं ट्रैवल एयरलाइन फैसिलिटीज के। अब देखो बिजनेस पीपल्स जो होते हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है, पैसा उनके पास भले ज्यादा होता है पर टाइम इतना नहीं होता उनके पास, तो वो क्या चाहते हैं ना कि पैसा भले लग जाए पर टाइम नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वो एयरलाइन फैसिलिटीज का यूज करते
सकते, क्योंकि उनको कई कई दूसरे दूसरे देश जाना होता है। अब उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि 4-4 दिन ट्रेन में बैठेंगे फिर दूसरे देश पहुंचेंगे। अब वो क्या करते हैं ना कि एयरलाइन से चले जाते हैं, ठीक है, तो टाइम कम लगता है और पैसे ज्यादा लगते हैं, तो वो ये चीज, ये रूट जो है वो फॉलो करते हैं। इसके बाद आपका बता रखा है कि मेजर कैटेगरीज ऑफ पैसेंजर्स इन अ जेट प्लेन, यानी जेट प्लेन जो है ना, इसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज तो इसमें से बनता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्पीड पूछ लेंगे इसमें से। बाकी आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसको प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपके तीन इसके पैसेंजर्स कैटेगरीज हैं। फर्स्ट आपका है शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, सेकंड है मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट और थर्ड है लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। बाकी तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में काफी डिफाइन करके बता रखा है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। बाकी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लेना, वहां पे अच्छे से बता रखे एकदम। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका था शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, सेकंड आपका मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट। तो नेम से पता चल रहा है शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, यानी शॉर्ट रेंज यानी कम लोग, मिनिमम लोग इसमें आएंगे, ठीक है, स्मॉल कैपेसिटी होगी इसके अंदर। तो यहाँ पे बता रखे बोम्बार्डियर सीआरजे सीरीज एंड एम्बैरियर सीईआरजे आर द एग्जांपल ऑफ प्लेन्स रिलेटिवली स्मॉल कैपेसिटी। यानी आपसे अगर एग्जांपल पूछ लिया जाए स्मॉल एयर रेंज एयरक्राफ्ट का, तो वहां पर आप बता के आओगे बोम्बार्डियर सीआरजे सीरीज एंड एम्बैरियर ईआरजे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है स्मॉल कैपेसिटी में। और यहाँ पर आपकी जो पैसेंजर्स की जो संख्या होती है, जो काउंटिंग होती है, वो 30 से 100 के बीच में होती है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट के अंदर कितने पैसेंजर्स आ सकते हैं, तो 30 से 100 तक के आ सकते हैं इसके अंदर। फिर है दैट ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस, यानी ये काफी कम डिस्टेंस को जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। क्यों? क्योंकि देखो शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट है, कम लोग है, कम कैपेसिटी वाला प्लेन है, तो कम ही डिस्टेंस को भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो दे आर यूजुअली नोन एज रीजनल जेट्स, इसका दूसरा नाम भी है रीजनल जेट्स। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे कि रीजनल जेट को और किस नेम से जानते हैं, तो शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब आपका सेकंड आता है मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट, जो कि एयरबस 320 विद द रेंज ऑफ 3700 किलोमीटर एंड इट बीइंग इक्विवेलेंट द B737 आर डिजाइन टू सर्विस डेस्टिनेशन विद इन अ कंटिनेंट। यानी यहाँ पे देखो नेम बता रखा है एयरबस A320 का, जिसका रेंज आपको बता रखा है। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि रेंज क्या है मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट का, क्या आपका उसका रेंज होगा, कितना किलोमीटर कवर करता है, तो ये आपको वहां पे बता के आना है। यहाँ पर इसका होगा 3700 किलोमीटर। ठीक है, तो यही इसमें से बनता ही है, इतना ही पूछते ही आपसे यहाँ से। तो ये था शॉर्ट और ये था मीडियम। अब बात करते हैं लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट क्या होता है। अब आपका आता है लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे बताया गया B707 हैव इवॉल्व इनटू प्लेन्स ऑफरिंग हाई कैपेसिटी B74 सीरीज, B77 सीरीज और दी A350 सीरीज विच हैव अ रेंज ऑफ 17,400 किलोमीटर। यानी यहाँ पर आपके कुछ रेंज एयरक्राफ्ट, लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट के नेम बता रखे हैं, B70, B747 सीरीज, B77 सीरीज, A350, ये सारी सीरीज के नेम बता रखे हैं, जिनकी जो रेंज है ना वो 17,400 किलोमीटर की है। तो यही आपसे पूछा जाता है, यही एक इंपॉर्टेंट होता है कि कितने किलोमीटर की रेंज है। तो ये याद कर लेना सबकी, चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो, चाहे फिर लार्ज हो। ठीक है, सबकी याद करके जाना ये। और यहाँ पे आपसे ये भी पूछ रखा है, बता रखा है कि यहाँ पे कि हाई कैपेसिटी होती है इसके अंदर लोगों के ले जाने की। ठीक है, प्लेन की इसकी, यानी डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करता होगा, लोग भी ज्यादा आ सकते हैं, और इसकी जो स्पीड होती है और फिर जो इसकी रेंज होती है वो भी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये थे आपके शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, मीडियम रेंज और लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट। तो ये हमने एयर ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ा। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एनएचटीपी फेजेस। अब देखो, अगर आप पूछते ना मेरे से कि थर्ड यूनिट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो कि एक क्वेश्चन बता दो कोई भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसी क्वेश्चन का नाम बोलती हूँ, क्योंकि एनएचडीपी फेजेस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी है, आपके पीवाईक्यू में भी है ये, और लगता है कि इस बार जो आपका क्वेश्चन आएगा ना, इसमें से ही आएगा आपका थर्ड यूनिट में से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा। तो इसको जरूर याद करके जाना, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके फेजेस आपको लगेंगे थोड़े टिपिकल लगेंगे याद करने में, बट कर जाना इसको कैसे भी करके याद, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्टेशन समझते हैं कि रोड ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक फुल फॉर्म दिख रही होगी NHAI की, इसकी एमसीक्यूज में भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। NHDP की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है और NHAI की भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले NHAI की देखते हैं, द नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको पी जाओ कैसे भी करके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे बता रखा है, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज मैंडेटेड टू इंप्लीमेंट नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NSDP। यानी ये जो था ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ने इम्प्लीमेंट किया था नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी NSDP जो थे ये सारे इसने डेवलप किए थे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट का मतलब है कि जो आपके हाईवेज होते हैं ना, इंडिया के अंदर जितने भी हाईवेज होंगे उनकी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट लाया गया था, तो इसलिए इसको नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसके दो कह सकते हो आपकी पर्पस थे। फर्स्ट आपका है इंडिया लार्जेस्ट एवर हाईवे प्रोजेक्ट, यानी ये इंडिया का सबसे बड़ा
लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट था। और सेकंड आपका है वर्ल्ड क्लास रोड एंड अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो, यानी इसका एक पर्पस ये था कि वर्ल्ड क्लास रोड्स होनी चाहिए, यानी काफी अच्छी रोड्स होनी चाहिए, और अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो होना चाहिए, यानी ट्रैफिक ज्यादा नहीं लगना चाहिए। रोड्स की जो कह सकते हो लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो ये था आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखते हैं एनएसडीपी के फेजेस को, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एनएसडीपी फेज से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये काफी टिपिकल है। देखो यहाँ पे ना आपके एनएसडीपी फेज जो डिस्क्राइब करे गए हैं यहाँ पे, वो 6 करे गए हैं, पर यहाँ पे आपके नंबरिंग थोड़ी इसमें अलग होती है, ठीक है। एनएसडीपी सबसे पहले फेज 1 आता है, फिर फेज 2 आता है, फिर 3, फिर 4, फिर आपका 4 नहीं आएगा, ठीक है, फिर 5 आएगा सीधा। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5 आएगा सीधा, फिर 6 और फिर 7 आएगा, ठीक है। एनएसडीपी 4 नहीं बताया गया है, ना ही वो हुआ है, इसलिए ना एनएसडीपी 1 से लेकर 3 तक फिर सीरीज चलेगी, फिर 5, 6, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, एनएसडीपी 4 मत लिख के आना पेपर के अंदर, कट जाएंगे मार्क्स। यहाँ पर एनएसडीपी फेज 1 को पहले डिस्क्राइब करते हैं हम। तो यहाँ पर बता रखा है एनएसडीपी फेज 1 हैज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसकी भी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो इसको याद करके जाना, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को। यहाँ पे बताया गया एनएसडीपी फेज 1 जो था वो अप्रूव किया गया था सीसीईए के द्वारा इन दिसंबर 2000 के अंदर, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 30,000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगे थे। 30,000 करोड़ रुपए जो थे इसमें गए थे इस डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनएसडीपी फेज 2, जो कि है एनएसडीपी फेज 2 अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सेम उसी कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा फेज 2 भी जो था उसको भी अप्रूव किया गया था दिसंबर 2003 के अंदर। ये दिसंबर 2000 के अंदर हुआ था, ये उसके 2 साल बाद 2023 में हुआ था, 3 साल बाद, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट लगी थी वो 34,339 करोड़ की लगी थी, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, बाकी ये सब छोड़ देना, छोड़ दोगे फिर भी चलेगा, पर ये जरूर याद करना कि कितने पैसे लगे थे इसके अंदर और किसने अप्रूव्ड किया था इसको, ठीक है। तो ये था एनएसडीपी 1 और एनएसडीपी 2। अब बात करते हैं एनएसडीपी 3 की और 5 की। अब आता है आपका एनएसडीपी फेज 3, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑन 5 मार्च 2005 अपग्रेडेशन एंड 4 लेनिंग 4,335 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे ऑन बोट बेसिक एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 22,207 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 5 मार्च 2005 के अंदर, और यहाँ पर इसकी जो टोटल कॉस्ट लगी थी इसके अंदर वो लगी थी 22,207 करोड़, ठीक है। तो ये था आपका एनएसडीपी फेज 3। अब आता है एनएसडीपी फेज 5, जो कि है सीसीईए, यानी जो आपकी पहले कमेटी जो मैंने आपको बताई थी, उस कमेटी ने इसको अप्रूव किया था 5 अक्टूबर 2026 के अंदर, और इसकी जो लेनिंग थी वो 6,500 किलोमीटर की थी, और इसमें टोटल जो कॉस्ट लगी थी वो आपको यहाँ पे नहीं बताई गई है, तो आप बस इतना लिख के आ जाना, ठीक है। इसमें इतना डिफाइन करके मत लिख के आना, क्योंकि एनएसडीपी फेजेस आपसे पूछे जाएंगे और इतना बड़ा क्वेश्चन इतने मार्क्स का होगा नहीं कि आप इतना सब कुछ लिख के आओ। तो इतना ही लिख के आना बस इसके अंदर कि एनएसडीपी फेज 1 के अंदर इसको अप्रूव किया था 5 मार्च 2026 के अंदर। इसकी 6 लेनिंग जो थी वो इतने की थी, इतने किलोमीटर की। 4th लेनिंग आप लिख देना अंडर हुई थी, 4th लेन हाईवे के अंडर हुई थी एनएसडीपी फेज 5, ठीक है। तो इतना लिख के आना, बस इतना लिखाना, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लिख के आओगे आप। इसके बाद आता है आपका एनएसडीपी फेज 6 और 7, ठीक है। एनएसडीपी फेज 6 देखते हैं आप क्या होता है। तो यहाँ पर आपका बता रखा है सीसीईए हैज अप्रूव्ड ऑन नवंबर 2006, यानी सीसीईए ने इसको 2026 नवंबर को इसको अप्रूव्ड किया था 1000 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वेज। और इसके एक्सप्रेस वेज यानी जो इसको किलोमीटर में अगर देखा जाए कितना बड़ा था, तो वो 1000 किलोमीटर का था, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 16,680 करोड़ का इसमें खर्चा गया था। फिर आता है एनएसडीपी फेज 7, जो कि है सीसीईए हैज अप्रूव्ड ऑन दिसंबर 2007 फॉर 700 किलोमीटर ऑफ राइडिंग रोड्स, फ्लाईओवर, बाईपासेस एंड सेलेक्टेड स्ट्रेचेस एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 16,680 करोड़, ठीक है। यहाँ पे आपका बता रखा है एनएसडीपी फेज 7, जिसमें बता रखा है इसे भी सीसीईए द्वारा जो अप्रूव किया गया था दिसंबर 2007 के अंदर, और इसमें जो आपकी 700 किलोमीटर के अंदर आपकी रिंग रोड, फ्लाईओवर, बाईपासेस ये सब बनवाए गए थे, और इसकी जो कॉस्ट लगी थी वो 16,680 करोड़ लगी थी, ठीक है। तो ये था आपका एनएसडीपी 6 और 7। अब आपको ये बताना है मुझे कमेंट में कि आपको एनएसडीपी के जितने फेजेस थे वो समझ आए कि नहीं आए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में देखना 100% आ सकता है, तो ये जरूर करके जाना, ठीक है। तो ये था आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन और उसके एनएसडीपी फेजेस। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है रेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। रेल ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम पूछा जाता है एग्जाम में, पर मैंने लिख दिया इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, कहीं बाई चांस आ गया तो फिर क्या करोगे, इसलिए, ठीक है। तो ये रेल ट्रांसपोर्टेशन है। रेल ट्रांसपोर्टेशन की पहले हेडिंग डालोगे, फिर लिखोगे द रेल ट्रांसपोर्टेशन इज डेवलप्ड एज अ फॉर्म ऑफ मास
पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिफोर द एज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है? ऑटोमोबाइल्स का मतलब होता है जो आप कार्स होते हैं, फोर व्हीलर्स होते हैं, इसको हम ऑटोमोबाइल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे पहले जमाने में, तो रेल ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। जब बसेस नहीं होती थी, जब कार्स नहीं होती थी, तब लोग बेसिकली ट्रेन से ट्रैवल किया करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेन में क्या होता, एक तो आप काफी ज्यादा सामान भी ले जा सकते हो, काफी ज्यादा लोग भी जा सकते हो, एक साथ ट्रैवल कर सकते हो, तो इसलिए काफी ज्यादा जो था फायदेमंद होता था, और पैसे भी कम लगते थे, और दूर का डिस्टेंस भी आप कवर कर सकते थे, टाइम भी कम लगता था, ठीक है। तो पहले के जमाने में रेल ट्रांसपोर्टेशन काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आज भी काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, पर जो आपके जो अपर मिडिल क्लास होते हैं वो तो एयरलाइन से ट्रैवल कर लेते हैं, बट आज भी काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो रेल ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल भी करती है, ठीक है। तो ये आपका रेल ट्रांसपोर्टेशन था। अब बात करते हैं इसी के जो की पॉइंट्स है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें पर आपका है टेक्निकल एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, यानी यहाँ पर आपका इसमें 5 ऑप्शंस है, 5 आपके पॉइंट्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्पेस कंजप्शन, यानी यहाँ पर हम काफी ज्यादा स्पेस कंजप्ट कर सकते हैं, यानी इसमें हम काफी ज्यादा लोग भी जा सकते हैं, काफी सारा सामान भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसलिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। सेकंड है ग्रेडियंट एंड टर्न्स। थर्ड आपका है व्हीकल्स। थर्ड आप फोर्थ आपका है गज। एंड फिफ्थ आपका है नेटवर्क स्ट्रक्चर। यानी ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाएगी। ये आता नहीं है पेपर के अंदर, तो बता दिया मैंने आपको कि पता होना चाहिए आपको। बाकी जो आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो करके जाना आप, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 आता है जो कि कार ट्रैवलिंग, कार रेंटल, कोच ट्रैवलिंग, क्रूसेस, फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स। आपने देखा होगा जब मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाई थी, तो इसमें ये सारे की पॉइंट्स हैं, ये 2-2 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने एमसीक्यूज के से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको, बाकी जो आपके 2 मार्क्स के वो भी बता दिया, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो भी बता दिया। तो कार ट्रैवलिंग यहाँ पर आपका बता रखा है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप कर लो, आ सकता है कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर। तो कार ट्रैवलिंग के अंदर बता रखा है, इट इज यूजली एन इंडिपेंडेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी एक इंडिपेंडेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये। कार ट्रैवल के अंदर क्या होता है कि जब आप अपनी कार लेके जाते हो तो आप कहीं भी कैसे भी ट्रैवल कर सकते हो, बट अगर आपको कोई और ट्रैवल कराना है, मान लो आप बस में ट्रैवल करो, ट्रेन में ट्रैवल करो, तो आपके हिसाब से वो गाड़ी नहीं चलाएगा। बट कार के अंदर आप अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो, और कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ड्राइवर डिसाइड्स वेयर, व्हेन एंड हाउ ही इज गोइंग टू गेट द डेस्टिनेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं भी कैसे भी, और कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है सेकंड आपका कोच ट्रैवलिंग। कोच ट्रैवलिंग का मतलब होता है दे कैन बी यूज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन लोकल टूर्स, यानी देखो कम समय के लिए जो लोकल टूर्स किए जाते हैं वो कोच ट्रैवलिंग के अंदर आता है। यहाँ पे बता रखा है बट ऑल्सो कैन बी मल्टी डेज जर्नी वर दी कोच इज दी कन्वेयंस। अगर ये काफी ज्यादा दिन की हो जाती है ना जर्नी, तो वहां पर कोच आपको बताता है ट्रैवल करते समय, यानी कोच ट्रैवलिंग के अंदर क्या होता है कि आपको एक कोच दिया जाता है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है, क्या करना है वहां पे। ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो आपको कोच देता है। तो ये था आपका कार ट्रैवलिंग और कोच ट्रैवलिंग। अब बात करते हैं अपने कार रेंटल की और क्रूसेज वगैरह की। अब कार रेंटल आता है, तो कार रेंटल आपको मैं छोटा बता देती हूँ इसमें इसका मतलब क्या होता है। तो कार रेंटल का मतलब होता है जब हम कोई कार रेंट पे लेते हैं और फिर उसके हम अपनी जो ट्रैवल होते हैं उसको करते हैं, अपने ट्रैवल में जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं हम, वो कार को रेंट पे लेकर करते हैं, ठीक है। अभी भी आप देखते हो ये कार रेंट पे मिल जाती है, स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, तो ये कार रेंटल का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बता रखे कार रेंटल इज अ पॉपुलर चॉइस ऑफ ट्रैवलर्स, यानी काफी ज्यादा पॉपुलर है ये ट्रैवलर्स के अंदर। लुकिंग फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी देखो आप कोई बस में ट्रैवल करोगे पैसे देके, तो वहां पर आपको सभी लोगों के साथ ट्रैवल करना है, वहां पे आप इतना अच्छे से इंडिपेंडेंट रूप से ट्रैवल नहीं कर पाओगे। पर अगर आप कार, आपके पास कार खुद की नहीं है पर आप रेंट पे ले लेते हो कार, फिर वहां पे आपको कार चलानी आती है, तो आप इंडिपेंडेंट तरीके से ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कार रेंटल। बाकी इसमें और चीजें भी नीचे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो इसको, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़ लेना। और ये कार रेंटल से रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे भी याद करके जाना। कहते हैं क्रूसेस। क्रूसेस आप जानते हो कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसको हम क्रूसेस कहते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है जो क्रूसेस आर मेनली कंसेंट्रेटेड टुवर्ड्स शॉर्ट सी जर्नी ऑफ अबाउट अ वीक, यानी मान लो अगर आपको कोई शॉर्ट सी जर्नी करनी है एक ही हफ्ते के अंदर अंदर, तो आप क्रूसेस से ट्रैवल कर सकते हो। किसी किसी लोगों को ना सी में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो क्रूसेस से ट्रैवल कर सकते हैं। इसका जो पैसे होते हैं वो काफी ज्यादा लगते हैं, बट जो मतलब मिडिल क्लास के नहीं होंगे वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। फिर आपका आता है फ्लोटिंग रिजॉर्ट। जैसे कि एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स क्या होता है। तो उसे ही हम फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स कहते हैं, जो कि आपके पानी के अंदर होते हैं, वो आपके फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स होते हैं। और बेसिकली यहाँ पे लोग पार्टीज वगैरह करने के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रखे वेयर गेस्ट कैन एंजॉय लग्जरी एंटरटेनमेंट, यानी लग्जरी और एंटरटेनमेंट एंजॉय करने के लिए लोग फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स के अंदर जाते हैं। फिर आपका आता है स्टार क्रूसेस। स्टार क्रूसेस भी काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये काफी सिंपल है, आप आराम से पढ़ सकते हो, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आपको दे रखी है। तो ये था आपका कार ट्रैवलिंग, कार रेंटल, कोच ट्रैवलिंग, क्रूसेस और फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स का क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की।
अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है मास ट्रांसपोर्टेशन, यानी मास ट्रांसपोर्टेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आपके साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। मास ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जब आप बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हो, यानी ग्रुप में ट्रैवल करते हो, तो ग्रुप में ट्रैवल करने को ही मास ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बता रखा है मास टूरिज्म एंड मास ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, यानी मास ट्रांसपोर्टेशन को और मास टूरिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट आपका इंडिपेंडेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल कंट्रोलिंग बाय इंडिविजुअल टूरिस्ट, यानी देखो इंडिविजुअल मीन्स ऑफ ट्रैवल, यानी आप क्या कर सकते हो कि एक कार कार ले सकते हो। कार के अंदर आप क्या कर सकते हो कि एक आपकी बड़ी कार है, मान लो आपकी 6 सीटर कार है, ठीक है। तो 6 सीटर कार के अंदर आप क्या करोगे, 7-8 लोग जा सकते हो आराम से, ठीक है। तो वहां पे भी आप ग्रुप में जा रहे हो लोग, तो वहां वो भी मास ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, जो कि आप इंडिपेंडेंट रूप से कर रहे हो। सेकंड आपका है मास ट्रेवल, यानी वेयर टूरिस्ट ट्रैवल इन अ ग्रुप, यानी टूरिस्ट जब ट्रैवल करता है ग्रुप के अंदर, जैसे मान लो ट्रेन के अंदर, बसेस के अंदर, तो ये यहाँ पे भी आपको इसमें भी डिवाइड करा जा सकता है। तो ये था आपका मास ट्रांसपोर्टेशन की मास ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली होता क्या है। तो ये थी आपकी यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहीं पे खत्म होते हैं। अब बात करते हैं अपने यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आपकी यूनिट 4 जिसका नेम है आइटनरी प्लानिंग। आइटनरी प्लानिंग का मतलब होता है जब भी हम किसी टूर के अंदर जितनी भी चीजें होती है उसको प्लान करने को ही आइटनरी प्लानिंग कहते हैं, जिसके अंदर टूरिज्म के सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन आइटनरी प्लानिंग। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि आइटनरी प्लानिंग किसे कहते हैं। तो आइटनरी प्लानिंग का मतलब होता है द आइटनरी इज नोन एज अ टूर प्लान, यानी टूर का एक प्लान को हम आइटनरी प्लानिंग करते हैं। इट इज रिलेटेड टू द प्रोग्राम टाइम टेबल्स एंड द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेस टू बी विजिटेड, यानी उस जगह से, उस प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टाइम टेबल यानी कब आपको जाना है, कब आना है, इससे रिलेटेड कौन सी प्लेस पे जाओगे, कहाँ पे विजिट करोगे, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी आइटनरी के अंदर बता दी जाती है। आइटनरी इंक्लूड्स डेट, डे, टाइम, ड्यूरेशन, पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डेस्टिनेशन, ये सारी चीजें आइटनरी के अंदर होती है। डिटेल प्लान फॉर अ जर्नी, आइटनरी जो होती है एक डिटेल प्लान होती है आपकी जर्नी की, ठीक है। इसको आप एक गाइड बुक भी कह सकते हो ट्रैवलर्स के लिए। ट्रैवल प्लान, शेड्यूल, कोर्स, रिकॉर्ड एंड जर्नी, यानी सब कुछ एक ट्रैवल टूर के बारे में जितना कुछ भी लिखा होता है वो एक आइटनरी के अंदर ही लिखा होता है कि कब आप जा रहे हो, कब आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, सब कुछ। तो इसको हम आइटनरी प्लानिंग कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो कि टाइप्स ऑफ आइटनरी प्लानिंग, यानी आइटनरी जो होती है उसके कितने टाइप्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका इनडायरेक्टली बेस से पूछा जाएगा कि राजू जो है वो एक ट्रैवल एजेंट है, वो एक आइटनरी बना रहे हैं, तो वो कितने तरीके की आइटनरी बना सकते हैं, कितने टाइप्स की आइटनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके, तो टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी जो होगा, इसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है। पहला है स्केलेटल, दूसरा है टेक्निकल और तीसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। तो पहले स्केलेटल में यहाँ पे बता रखा है प्रपोज एंड प्राइमरी शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, यानी स्केलेटल के अंदर आपकी जो शेड्यूल होता है, कब आना है, कब टाइमिंग वगैरह जितनी भी होती है आपकी एक्टिविटी से रिलेटेड, वो स्केलेटल के अंदर आती है। सेकंड आता है आपका टेक्निकल। टेक्निकल में आपका बता रखा है स्पेसिफाइज द डिटेल लाइक द शेड्यूल, ट्रांसपोर्टेशन, अराइवल, डिपार्चर शेड्यूल, ड्यूरेशन ऑफ साइट सीइंग, टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, सो ऑन। टेक्निकल के अंदर आपकी जितनी भी टेक्निकल चीजें होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी टाइमिंग है, आना जाना, निकलना, कब निकलोगे आप होटल से बाहर, कब चेक इन करोगे, चेकआउट कब करोगे, ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है इसके टाइम से रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी टेक्निकल आइटनरी के अंदर आती है। अब बात करते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव आइटनरी की। अब आता है आपका डिस्क्रिप्टिव आइटनरी, जैसे कि आपको नाम से पता चला है डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्राइब करके सारी चीजें बताई जाएगी। तो इसके अंदर बता रखा है प्रोवाइड्स अ नरेटिव ऑफ दी प्लान एक्टिविटीज एंड डेस्टिनेशन एक्टिविटीज इट प्रोड्यूस फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। तो डिस्क्रिप्टिव आइटनरी का यूज बेसिकली मार्केटिंग पर्पस के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबको डिस्क्राइब करके बताया जाता है, जो कि एक कस्टमर को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके प्लान, आपके जो टूर प्लान है उससे उसको पूरा एकदम डिस्क्राइब करके बताया जाता है इस डिस्क्रिप्टिव आइटनरी के अंदर। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ टूर आइटनरी, जो कि था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि डिफरेंशिएटेड आइटनरी प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द पर्सन, यानी पर्सन टू पर्सन के हिसाब से भी जो आइटनरी प्लानिंग होती है वो डिफरेंशिएट की जाती है। तो यहाँ पर बता रखा है आइटनरीज आर ऑल्सो डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू द पर्सन फॉर इट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच आर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइटनरी प्लानिंग में जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ इस यूनिट में, सारे ही काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है और इससे ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इसके अंदर बता रखा है कि टूरिस्ट आइटनरी, एक आइटनरी ऐसी होती है जो टूरिस्ट को दी जाती है, टूरिस्ट के लिए होती है, ठीक है। यानी आइटनरी जो होती है ना, ये मत समझना कि आइटनरी सिर्फ आपको दी जाएगी टूर प्लान के लिए। जो भी आपके साथ ट्रैवल कर रहे होंगे, मान लो जो आपका टूर मैनेजर होगा उसको भी एक आइटनरी दी जाएगी, एक वेंडर जो की गाड़ी चला रखा होगा, जो आपको चीजें सेल करेगा उसको भी एक आइटनरी दी जाएगी, बस ड्राइवर जो गाड़ी चलाएगा उसको भी एक आइटनरी दी जाएगी, ठीक है। तो सबको अलग अलग आइटनरी दी जाती है। टूरिस्ट आइटनरी वो होती है जो कि एक डिस्क्राइब फॉर्म में होती है, जिसके अंदर डिस्क्राइब नहीं तो एक ऐसे फॉर्म में होती है जिसमें काफी कम चीजें बता रखी होती है, खाली आपके टाइम से रिलेटेड, आप आपके डेस्टिनेशन से रिलेटेड कि कहाँ जा रहे हो, कब जाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है, इतनी डिस्क्रिप्टिव नहीं होती है, ठीक है।
सेकंड आपका है टूर मैनेजर आइटनरी। टूर मैनेजर आइटनरी जो होती है एक टूर मैनेजर को दी जाती है, जिसको सब बताया जाता है कि उसको कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना है, तो ये काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। थर्ड आपकी है वेंडर्स आइटनरी। वेंडर्स आइटनरी यानी जो आपके होटल में जब जहाँ पे आप जाओगे स्टे करने के लिए, वहां पर उस वेंडर को भी आइटनरी दी जाती है कि आपको कौन कौन सी चीजें कब कब चाहिए होगी, किस टाइम पे चाहिए होगी, कब आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, कब लंच चाहिए, सारी चीजें उसमें बता रखी होती है। फोर्थ आपका है बस ड्राइवर आइटनरी। बस ड्राइवर आइटनरी का मतलब है जो कि एक ऐसी आइटनरी जो कि एक बस ड्राइवर को दी जाती है, यानी उसको कौन से रूट से ले जाना है। यानी मान लो कि बस ड्राइवर जो आपको ट्रांसपोर्ट के द्वारा ले जा रहा है आपकी डेस्टिनेशन पे, उसको पता ही नहीं कि वो रास्ता जिस रास्ते से वो लेके जा रहा है वो खराब है या फिर वो बंद रास्ता है, ठीक है। तो इसके लिए एक रूट पूरा प्लान किया जाता है पहले से ही, वो दिया जाता है आपके बस ड्राइवर को, जिससे कि वो एक सही रूट से आपको जल्दी डेस्टिनेशन पे ले जा सके। फिर फिफ्थ आपका आता है योर स्कॉट आइटनरी। योर स्कॉट आइटनरी नहीं होगा यहाँ पे, टूर स्कॉट आइटनरी होगा। टूर स्कॉट आइटनरी का मतलब होता है जो कि आपका टूर स्कॉट होगा, जो कि आपको डेस्टिनेशन के बारे में सारी जानकारी देगा। उसको भी एक आइटनरी दी जाती है कि आप कब आने वाले हो उसके पास और कब आप जाओगे वहां से, तो ये सारी चीजें उसको मेंशन होती है उस आइटनरी के अंदर, तो ये भी डिस्क्रिप्टिव होती है, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सन टू पर्सन किस किस को आइटनरी दी जाती है, किस किस के लिए आइटनरी बनाई जाती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। नंबर फोर्थ जो कि टू मेक आइटनरी विच इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एजेंट। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है और शायद आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में भी है कि जो जब आप क्या करते हो, जब आप एक आइटनरी बनवाते हो एक ट्रैवल एजेंट से, तो उसको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपकी, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा ये। तो यहाँ पे बता रखा है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे लेगा ट्रैवल एजेंट। तो पहली आपकी है अप्रोक्सीमेटली डेट्स और मंथ ऑफ ट्रैवल, यानी आप कितने दिनों तक, कितने दिन तक, कितने महीने तक ट्रैवल करना चाहते हो, वो आपसे पूछेगा सबसे पहले तो ट्रैवल एजेंट। उसके हिसाब से वो आपकी आइटनरी बनाएगा। सेकंड आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ पैक्स, यानी पैक्स का मतलब होता है पैसेंजर। जिसने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रही है उसको पता होगा पैक्स इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है। तो पैक्स का मतलब होता है पैसेंजर, यानी टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपके साथ कितने जा रहे हैं उनके हिसाब से आइटनरी बनेगी। फिर थर्ड आपका है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी आप किस मोड से ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहते हो, यानी आप एयर से ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो या फिर लैंड ट्रांसपोर्टेशन लेना चाहते हो, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। फोर्थ आपका है क्लास ऑफ एकोमोडेशन, यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप 5 स्टार होटल में रहना चाहते हो, 4 स्टार में रहना चाहते हो, 3 स्टार में, 7 स्टार में, किस में रहना चाहते हो, ये सारी चीजें ये पूछी जाएगी। फिफ्थ आपका है लोकल ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपसे पूछा जाएगा कि लोकली आप कौन से ट्रांसपोर्ट को चूज करना चाहोगे, आप रिक्शा से जाना चाहोगे, आप कार से जाना चाहोगे, बस से जाना चाहोगे, तो ये सब पूछा जाएगा। सिक्स आपसे बजट पूछा जाएगा कि आपका कितना बजट है, आप कितने बजट में आइटनरी बनवाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें पूछी जाएगी। सेवंथ आपसे पूछा जाएगा कि एक्स्ट्रा सर्विस आप कौन कौन सी लेना चाहते हो। मान लो कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है, वो भी आपके साथ जा रहा है और उसको समय समय पर दूध चाहिए, उसको समय समय पर उसकी जरूरत चीजें चाहिए जो भी एक बच्चे को चाहिए होती है, तो वो सारी चीजें उसको चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाती है, तो वो भी आइटनरी के अंदर एड ऑन करवाई जाती है ट्रैवल एजेंट के द्वारा, अगर आप उनको बताते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ट्रैवल एजेंट आपसे मांगता है आइटनरी बनवाते समय। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आता है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो कि रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू मेक आइटनरी, यानी आइटनरी को बनाते समय कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या क्या होता है, तो सबसे पहला आपका आता है टाइम टेबल, यानी आपको एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास कि कब आपका जो कस्टमर है वो कब जाएगा, कब आएगा, वो कब कब जाने वाला है, कब कब आने वाला है, कब उसको चेक इन करना है, कब ट्रांसपोर्ट पे जाएगा वो, कब वो एयरपोर्ट पे जाएगा, कब होटल में जाएगा, सारे टाइम जो होगा वो उसको पता होना चाहिए। सेकंड आपका है मैप्स, यानी आपको मैप भी पता होना चाहिए कि किस रूट से आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो किस रूट से जाएगा, ये सारी मैपिंग भी आपको आनी चाहिए। थर्ड आपका है द ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, या एक एयरलाइन गाइड होना चाहिए ऑफिशियल। फोर्थ आपका है ब्रोचर्स एंड टैरिफ्स ऑफ होटल। ब्रोचर्स अभी हम डिस्कस भी करेंगे। ब्रोचर का मतलब होता है जिसके अंदर आपके टूर से रिलेटेड चीजें जो होती है, फोटोग्राफ्स, इन सारी चीजों में बता रखी होती है, ठीक है। तो टूर ब्रोचर ऑफ टैरिफ्स ऑफ होटल भी आपको चाहिए होगा। फिफ्थ आपका है गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिसेस, यानी मान लो कि आपको ना क्या होता है कि कई बार आप ट्रैवल करते हो तो आपको गवर्नमेंट टूरिस्ट ऑफिसेस से भी जो अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, तो ये भी। सिक्स्थ आपका है ट्रैवल गाइड बुक्स, यानी आपको ट्रैवल गाइड बुक्स की भी रिसोर्स आपको चाहिए होगा। सेवंथ आपका इंटरनेट। इंटरनेट के बिना तो जैसे आप जानते हो कुछ भी नहीं हो सकता आज के जमाने में, तो इंटरनेट काफी इंपॉर्टेंट है, तो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में इंटरनेट भी चाहिए होगा। तो ये सारे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज चाहिए होते हैं एक आइटनरी को बनाने के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि थिंग्स टू बी कंसीडर वाई प्रिपेयरिंग आइटनरी, यानी आइटनरी बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके यूनिट 4 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सबको मैं बोलती आई हूँ कि सब इंपॉर्टेंट है, बट अगर पूछा जाए ना कि जैसे थर्ड में से आपका था एनएसजीपी वाला, वैसे इसमें से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन आया पड़ा है और जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आएगा पॉइंट रूट मैप एंड रूटिंग ऑफ आइटनरी, यानी एक आइटनरी को प्रिपेयर करते समय आपको पूरा रूट मैप होना चाहिए, यानी आपका जो कस्टमर है जब जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे तो वो एग्जैक्ट रूट से जाए, ठीक है, उसको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रूट बंद हो या फिर कुछ हो, तो पहले ही रूट पता होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का जो मतलब कोई भी दिक्कत है उसको वो ना आए कस्टमर को, ठीक है, इसलिए। सेकंड आपका पेसिंग द आइटनरी, यानी आइटनरी बनाते समय
कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हमें पता होनी चाहिए कि उसकी एज कितनी है, हेल्थ कैसे है, हेल्थ इश्यूज तो नहीं है, कुछ है तो नहीं उनको, है ना, पर्पस पता होना चाहिए उनका, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए कस्टमर के बारे में। तो ये थे आपके दोनों थिंग्स जो भी हम कंसीडर करते हैं आइटनरी बनाते समय। अब थर्ड और फोर्थ जो थिंग्स है उसे भी डिस्कस करते हैं। ऐसे थर्ड आपका आता है इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट, यानी टूरिस्ट का इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। मान लो आप आइटनरी बनाए जा रहे हो पर आपको पता ही नहीं है कि आपके टूरिस्ट को क्या इंटरेस्ट चाहिए, उसको उसको किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वहां पर आप उससे ज्यादा टाइम दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है दिस इज एन इंपॉर्टेंट वे टू ऐड मोर वैल्यू टू टूर आइटनरी, यानी टूर आइटनरी के अंदर और ज्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए टूरिस्ट के इंटरेस्ट के बारे में हमें बताना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ आपका डिटेल टू बी कंसीडर्ड, यानी चीजों की डिटेल्ड आप आइटनरी में बताओ, पर कुछ चीजों की बताओ, हर चीज की नहीं बतानी होती। अगर आप हर चीज की डिटेल वहां पे बता दोगे तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के अंदर एक जो एक्साइटमेंट होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजों की जैसे हॉलीडेज की डिटेल्स वहां पे बतानी है आपको, कि मान लो कि उस डेस्टिनेशन पे कब छुट्टी होती है, कब बंद होता है, कब खुला होता है, ये सब चीजें कब बंद होगा वो, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ द मॉन्यूमेंट, यानी जिस भी मॉन्यूमेंट पे आप जा रहे हो वो कब खुलता है, कब बंद होता है, ये सारी चीजें। और टूरिस्ट से कि आपको लगेज ले जाने देंगे, है ना, ये सारी चीजें, चेक इन की फॉर्मेलिटीज, ये सब चीजें आपको आइटनरी में बतानी होगी टूरिस्ट को, जिससे उसे कोई आने समय में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, वो था आपके यूनिट 4 में से। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बात है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि डिफरेंस बिटवीन जीआईटी एंड एफआईटी। तो ये क्वेश्चन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आ सकता है आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के अंदर, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमसीक्यूज वगैरह में कहीं ना कहीं से तो आएगा, यहाँ से तो पढ़ लेना एक बारी। तो जीआईटी का मतलब होता है ग्रुप इंक्लूसिव टूर्स, यानी ग्रुप के अंदर जब कोई टूर होता है तो उसको जीआईटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया ग्रुप इंक्लूसिव टूर इज अ स्पेशल ट्रैवल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स वेकेशन फॉर अ ग्रुप यूजुअली कंप्राइजिंग मोर देन 5 ट्रैवलर्स एट अ स्पेशल फेयर्स। यानी यहाँ पे बता रखा है कि ग्रुप इंक्लूसिव टूर जो होता है एक स्पेशली प्रोग्राम किया जाता है ट्रैवल एक ग्रुप के लिए, ग्रुप के वेकेशन दिया जाता है उनको और ग्रुप के अंदर ट्रैवल करवाया जाता है। इसके अंदर कम से कम 5 ट्रैवलर्स होने चाहिए तभी ये ग्रुप बनेगा। और उनके जो प्राइजेस होते हैं स्पेशल प्राइजेस होते हैं, स्पेशल उनके जो पैसे होते हैं वो उनसे लिए जाते हैं। इसमें आपका बता रखा है ग्रुप इंक्लूसिव टूर्स आर स्पेशली बेनिफिशियल फॉर दोज लुकिंग फॉर वेकेशन एट चीपेस्ट रेट्स, यानी जो लोग कम पैसों में घूमना चाहते हैं ना उनके लिए काफी ज्यादा ये यूजफुल हो सकता है। आर इवन सुटेबल फॉर दैट वंस ट्रैवलिंग अलोन एज दे गेट द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कंपनी ऑफ फ्यू ट्रैवलर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लोग ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, अकेले ट्रैवल करना नहीं पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, ठीक है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर। यहाँ पे उनके पैसे भी कम लगते हैं क्योंकि ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरी अब आता है आपका एफआईटी। एफआईटी यानी फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स जिसे कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग अकेले ट्रैवल करना पसंद करते हैं, ठीक है, उसको फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स कहते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है ट्रैवलर्स हु प्लान देयर ओन ट्रिप्स एंड प्रेफर टू ट्रैवल अलोन और इन अ स्मॉल ग्रुप। तो इसमें ये बता रखा है आपको कि जो लोग अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं उनका खुद का एक अलग प्लान होता है अपनी ट्रिप के लिए, और जिनको अकेले ट्रैवल करने में मजा आता है, ठीक है, तो उन्हें हम एफआईटी कहते हैं, फ्री इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स। तो यहाँ पे बता रखा है कि देयर नोन वर दे वांट टू गो, यानी वो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है वहां पर, कितने दिन के लिए जाना है, ये सारी चीजें उनको पता होती है। और वो किस जगह पे कितने दिन स्पेंड करेंगे उन्हें खुद पता होती है, उन्हें किसी आइटनरी की जरूरत नहीं होती है, वो अकेले ट्रैवल करना जानते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए होता है एफआईटी। बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ये लोग खुद डिसाइड करते हैं अपना होटल, अपना ट्रांसपोर्ट, सब कुछ, यहाँ पे कुछ भी इनको एडवाइस नहीं किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो पैसे होते हैं ग्रुप इंक्लूसिव टूर के डिफरेंस में ज्यादा होते हैं, ठीक है। जी एफआईटी मान लो ये अकेले ट्रैवल कर रहा है पर इसके पैसे ज्यादा लगेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रुप में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ठीक है, इसके ट्रांसपोर्ट अलग होंगे, ये अकेले ट्रैवल कर रहा होगा, अकेले का इसका ट्रांसपोर्ट होगा एक, ठीक है। वहां पे तो बस में चले जाएंगे सब लोग, बट यहाँ पे तो उसका अकेले कार चाहिए होगी इसको, है ना, ये सारी चीजें चाहिए होगी। तो यहाँ पे ये अकेले ट्रैवल करेगा तो कहीं ना कहीं इसके पैसे भी कम लगेंगे। तो ये था आपका जितना भी एफआईटी और जीआईटी और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने थे वो सारे हमने डिस्कस करे इस वीडियो के अंदर। तो अभी आप वीडियो छोड़ के चले मत जाना, अभी पहले पूरी बात मेरी सुन लो। ये जो वीडियो थी इसके अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके यूनिट 1 से लेकर 4 तक सब कुछ डिस्कस करे हैं। और अभी तक आप बने रहे वीडियो के अंदर तो थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। और आप सबकी काफी डिमांड थी कि प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो आनी चाहिए वन शॉट पे, तो वीडियो इसीलिए लाई गई है। ये पार्ट 1 था आपका, पार्ट 2 भी जल्दी आएगा चैनल के ऊपर। जब तक आप पार्ट 1 को अच्छी तरीके से देखो समझो, और जिन बच्चों के पास अभी टाइम नहीं एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने का, अगर आप ये भी करके चले जाते हो तो आपके 90+ तो आने ही है, ठीक है। और जिन बच्चों ने देख लिया वो 95+ तो मान के चलो कि आपके आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। इतना करके जाना, पूरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। और एमसीक्यू सीरीज भी आप कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एमसीक्यू सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, वो सारे कर जाओगे तो सारे एमसीक्यूज वहीं से बनने आपके, ठीक है, वहीं से आएंगे आपके एग्जाम में। और दूसरी चीज यहाँ पर ये बता दूंगी मैं कि टेलीग्राम चैनल जो है बहुत बच्चों को नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो टूरिज्म की 82 है, ठीक है, टूरिज्म की 82 है। आप जा सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप सर्च करोगे वहां पे टूरिज्म की
82, तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा वहाँ पे मेरा। तो वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे और जितने भी वन शॉट से रिलेटेड पीडीएफ्स होंगे, सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जल्दी जल्दी टेलीग्राम को जाके जल्दी से पहले तो ज्वाइन कर लो, और जो भी आपको डाउट आता है, कुछ भी आता है, आप पूछ लो, क्योंकि टाइम अब काफी कम बचा है आपके एग्जाम में। तो जितने डाउट्स आप कमेंट मुझे कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, जिससे कि काफी ज्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके और काफी लोगों की हेल्प भी हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं हमारे एक वीडियो को बनाने में, काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है। तो इसलिए तो मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।